सोनिया के मोबाइल से पुलिस को स्वप्निल चौधरी का नंबर मिला। साथ ही यह भी पता चला कि स्वप्निल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ट्रक का होना जाहिर सी बात थी और माधव का एक्सीडेंट एक बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक ने किया था। पुलिस का शक स्वप्निल की तरफ था, लेकिन स्वप्निल से पूछताछ करने से पहले पुलिस ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से स्वप्निल और सोनिया के रिलेशन के बारे में पता लगा लिया था। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद गगन सारी इंफॉर्मेशन लेकर भाटी के पास पहुंची। हाँ भाई गगन, क्या खबर से? सर जी, ये सोनिया और स्वप्निल एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर बाद में स्वप्निल ने अपने बाप का बिजनेस शुरू कर दिया। या के अलावा कुछ खास बात? हाँ सर जी, कॉलेज में पता किया तो इन दोनों के कुछ क्लासमेट्स के नंबर मिले। वैसे ये भी पता चला सर जी कि कॉलेज के वक्त इन दोनों का अच्छा खासा अफेयर था। कॉलेज की काफ़ी फेमस जोड़ी हुआ करते थे ये। कितने साल पहले कॉलेज खत्म किया इन दोनों ने? 3 साल पहले सर जी। तो 3 साल पहले तक सोनिया और स्वप्निल का चक्कर था। फिर अचानक ये सोनिया माधव के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी और फिर आके मंगेतर के साथ साथ फोटोग्राफर का भी खून होगा। लेकिन क्यों? सर जी, अगर ये सोचें कि सोनिया और स्वप्निल ने मिलकर माधव को रास्ते से हटाया है, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि अनिकेत का मर्डर किसने और क्यों किया है। इस पहले ने अब केवल स्वप्निल और सोनिया सुलझा सका है। अगले दिन भाटी सीधे स्वप्निल के कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस जा पहुंचा, जहां उसके साथ अब्दुल भी था। एएसपी करम सिंह भाटी, दिल्ली पुलिस। अरे आइए आइए सर, प्लीज बैठिए ना। आज हमारी कंपनी में कैसे? ओह अच्छा, समझा। वेल, मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी में ना कोई भी इलीगल काम नहीं होता है। ये सब तना बताने की जरूरत ना है। लीगल और इलीगल का फैसला भाटी कराए, समझा? क्या बात है सर, कोई गलती हो गई क्या हम लोगों से? हाँ, देखिए हम तो टाइम टू टाइम हफ्ता पानी भी भिजवाते रहते हैं। फिर करम सिंह भाटी नाम से मारा, और मेरी माँ ने मारा करम देख के मारा नाम करम रखा है। करम का मतलब सर ड्यूटी, और मैं अपने माँ बाप के दिए नाम और अपना काम दोनों तक घनी मोहब्बत करूं, समझा रे? सॉरी सर, लेकिन आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। अरे अगर भाटी चाहे तो पूरा का पूरा आदमी ऊपर उठा दे, हाथ का चीत सरे। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? विदाउट एनी ब्लेम आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। अगले आधे घंटे तक यहीं बैठा हूँ, थारे सवालों के जवाब तुम्हें पता चल जाओगे। अब्दुल। जी जनाब। यहाँ की कंपनी में जितने भी ट्रक लाग रखे हैं उन सब की। भाटी अपनी टीम के साथ वापस लौट गया। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि स्वप्निल और सोनिया अनिकेत के मर्डर और माधव के एक्सीडेंट से पहले कई बार एक दूसरे से मिले थे। धीरे धीरे करके इस केस की कड़ियां खुलती जा रही थी और फिर एक दिन अनिकेत का असिस्टेंट प्रखर भाटी के पास पहुंचा और उसने एक वीडियो भाटी को दिया। इस वीडियो को देखने के बाद सोनिया को अरेस्ट किया गया। आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए हैं? आखिर मैंने क्या किया है? अरे गगन, अरे एक काम करिए, यहाँ के सवाल का जवाब तू ही दे दे। चोरी सही हो और इसके साथ पूछताछ भी तू ही कर सका है। हाँ तो सोनिया, अब ये बता कि अनिकेत के साथ तेरा क्या रिश्ता था? मेरा रिश्ता केवल माधव के साथ था, और वो भी होने वाला। तो स्वप्निल के साथ तेरा रिश्ता पहले से था और अनिकेत के साथ तेरा रिश्ता अभी अभी चालू हुआ था। कितने रिश्ते बना लिए मैडम? अनिकेत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आई टोल्ड यू ना, ही वॉज जस्ट अ फोटोग्राफर फॉर माई वेडिंग। नाम गगनदीप कौर है मेरा, और दिन में ही गगन में तारे दिखा सकती हूँ अगर अपने पे आ गई तो। इसलिए बोल रही हूँ, सच बोल दे, क्योंकि बात ये है ना कि तेरा सच हमारे सामने पहले ही आ चुका है। कैसा सच? क्या बोल रही हैं आप? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। अब्दुल, वो वीडियो लेकर आ। लगता है मैडम का मूड है फिल्म देखने का। अब्दुल वो वीडियो लेकर वहां आया
और कुछ ही सेकंड्स में वो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा था, जिसे देखने के बाद ये बात अच्छी तरह से साबित हो रही थी कि अनिकेत और सोनिया के बीच क्या रिश्ता। क्या है ये सब, जरा डिटेल में बताएंगी? उस वीडियो के अंदर सोनिया और अनिकेत की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि सोनिया अनिकेत के जरिए माधव को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी सामने आना बाकी था कि आखिर अनिकेत का मर्डर किसने किया था और इस मर्डर की पूरी कहानी क्या थी। सोनिया से पुलिस की पूछताछ जारी रही। अब क्या बोलना है? अनिकेत से माधव को मरवाने के लिए कहा था ना तूने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मजाक किया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मजाक? मुझे तो ये किसी एंगल से मजाक नहीं लग रहा है। सच क्या है, बोल। गलती हो गई मुझसे। मैं वो माधव, मुझसे शादी नहीं करनी थी मुझे, लेकिन मैंने अनिकेत को नहीं मारा। फिर से झूठ। सुन लड़की, तेरा बॉयफ्रेंड स्वप्निल अपना बयान दे चुका है और सारा सच बता चुका है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह खोल और सच बोल। मैं माधव से शादी नहीं करना चाहती थी, वो मुझे पसंद नहीं था। मैंने उसके साथ सगाई तो कर ली, लेकिन मैं स्वप्निल को भूल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मुलाकात अनिकेत के साथ हुई एंड आई रियलाइज कि अनिकेत मुझे पसंद करने लगा था। आगे क्या? मैं जानबूझकर उससे मिलने जाने लगी एंड जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो मुझे पसंद करने लगा। हमारे बीच की फिजिकल डिस्टेंस भी खत्म हो गई थी। बेकार की बातें छोड़ और सीधा सीधा यो बता कि अनिकेत का खून किसने किया? पुलिस ने सोनिया को अरेस्ट कर लिया था और उसके साथ पुलिस की पूछताछ जारी थी। सोनिया ने अपने बयान में बता दिया था कि वो अनिकेत को लेकर किसी सीरियस रिश्ते में नहीं थी, लेकिन अनिकेत उसे बहुत पसंद करने लगा था। लेकिन अनिकेत का खून किसने किया और क्यों किया, इस सवाल का जवाब अब भी सामने आना बाकी था। पुलिस ने स्वप्निल चौधरी को भी हिरासत में ले लिया था। भाटी इस वक्त स्वप्निल से पूछताछ कर रहा था। अरे भाई चौधरी, ये बोल, अरे ट्रक ड्राइवर का कुछ बेरा चाल्या? देखिए, ये काम आपका है सर। अगर आपको लगता है कि उस ड्राइवर पप्पू ने कोई क्राइम किया है तो आप जाकर उसको पकड़िए ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मना सिखा रहा क्या करना और क्या क्या ना करना। सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके फोटोग्राफर का मर्डर हुआ। आई डोंट नो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब में मैं इन्वॉल्व हूँ? आई टोल्ड यू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जानकार के लिए बता दूं, थारा वो ड्राइवर था ना पप्पू, वो पकड़ में आ गया है। अगले 2 मिनट के अंदर आ जाओगा, फिर देख कैसा सच थारी जुबान से बाहर निकले। भाटी ने बस इतना कहा ही था, तभी पुलिस की टीम जो पप्पू को अरेस्ट कर चुकी थी वहां पहुंची। पप्पू हथकड़ी पहने पुलिस की हिरासत में था। भाटी ने पप्पू को भी स्वप्निल के बाजू में बिठा दिया। अरे पप्पू, यो नाम सुना तारा? जी साहब, मेरा ही नाम पप्पू है साहब। लेकिन हुआ क्या साहब? उस दिन बिना नंबर का ट्रक तू चला रहा था? किस दिन साहब? कौन सा ट्रक? वो सड़ी क्या मार से पूछ रहा किस दिन? जिस दिन माधव नाम का छोरे का एक्सीडेंट किया था तने उस दिन? नहीं साहब, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ, नहीं किया। मास्टर चौध मारता झूठ बोला है। अब्दुल लेके आ रहा 440 वोल्ट का करंट। साले ने एक झटका लगाया तो तोते की तरह सच को लगा। ड्राइवर पप्पू सच बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब भाटी ने अपने स्टाइल में उससे कड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाना स्टार्ट किया तो सच अपने आप पप्पू के मुंह से बाहर निकलने लगा।
बताता हूँ। अरे क्या होया, बिजली का झटका लगता है खोपड़े ठिकाना पे आगे तेरी। और स्वप्निल चौधरी तू, अरे बहुत देर तक मुंह पर ताला ठोक के बैठा से। ये भी देख। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने माधव का एक्सीडेंट नहीं करवाया है और ना ही अनिकेत को मारा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सोनिया के लिए ही चोरी तब ब्याह करना चाहता था ना तू, और वहाँ के घर वाले इस बात के लिए राजी ना थे। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं मारा है। स्वप्निल अब भी अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसका माधव के एक्सीडेंट और अनिकेत के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं था। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कुछ देर के लिए पप्पू अपने होश खो बैठा था। भाटी ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। ये फुटनी के यो थाना सा थाना, अरे ससुराल ना जा खराटा मार के सो रहा है। ते होश में आ जा, नहीं तो थारा होश ऐसा ठिकाना लगाऊंगा ना रे, पूरी जिंदगी होश मनाओगा। रे कुत्ते, चल बोल, क्यों करे माधव का एक्सीडेंट? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए पैसे मिले थे सर। सर मैं गरीब आदमी हूँ, बहकावे में आ गया और इतनी बड़ी गलती कर बैठा। माफ कर दीजिए साहब। थारी तो साले। अरे स्वप्निल चौधरी, अब तने अपना मुंह खोलना है कि तू भी बिजली का झटका खाकर मानेगा? नहीं सर नहीं, मैंने नहीं कहा पप्पू से किसी को भी मारने के लिए, और ना ही मैंने उसे पैसे दिए। साहब साहब, वो स्वप्निल सर सही कह रहे साहब। मुझे पैसे इन्होंने नहीं, सोनिया मैडम ने दिए थे। सोनिया? अरे उसने तन्ने पैसे दिए माधव की जान लेने के लिए? व्हाट? सोनिया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वो माधव थे ना, थार से ब्याह करना चाहती थी। अपने घर वालों के दबाव में आके उसने माधव के ब्याह करने का फैसला लिया था। लेकिन अनिकेत, वो फोटोग्राफर, उसकी क्या गलती? मैंने ये सोनिया की स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है, लेकिन अच्छा होगा अगर वो खुद अपने मुंह से सारा कांड सुना दे। रे गगन, छोरे नहीं तो लेके आ। गगन सोनिया को वहां लेकर आई जहां पप्पू और स्वप्निल के साथ भाटी भी था। सोनिया ने एक नजर स्वप्निल की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए ढेर सारे सवाल थे, लेकिन स्वप्निल की आंखों में इस वक्त सोनिया के लिए बेइंतहा नफरत देखी जा सकती थी। हाँ भाई गगन, और आराम तो बैठा सोनिया मैडम ने। अरे छोटी मोटी चीज ना सही हो, पूरी की पूरी मास्टरमाइंड सा भाई। अब इसके मुंह ते ही सारा किस्सा सुनना सा मना है। हाँ तो सोनिया बता, क्या हुआ था? और देख, कोई फिलर लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी है सही सही बता। वो क्या है ना, सच तो हमें पता चल ही गया है, बस अब तेरे मुंह से बयान सुनने की बारी है। तू खुद अगर अपना बयान देगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं हमेशा से ही माधव से नहीं, स्वप्निल से शादी करना चाहती थी। मैंने इस बारे में अपनी फैमिली को भी बताया था, वो लोग नहीं माने। उन्हें लगता था माधव इज परफेक्ट फिट फॉर मी। लेकिन मेरा स्वप्निल से मिलना बंद नहीं हुआ था, और फिर फोटोशूट के वक्त मैं अनिकेत से मिली। और फिर उसे तूने अपने जाल में फंसा लिया ताकि खेल जो घना ही जोरदार रचा था ना छोरी, पर तने यह बात का बेरा होना चाहिए था कि अपराधी कितना भी दिमाग लगा लवे, कानून ते ना बच सकता रे।
और इस तरह से अनिकेत के मर्डर और माधव के एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझ गई। अनिकेत की हत्या और माधव की इरादतन हत्या करने के इरादे से करवाए गए एक्सीडेंट के आरोप में सोनिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और ड्राइवर पप्पू को इस षड्यंत्र में शामिल होने और माधव की हत्या के प्रयास के आरोप में 20 साल की सजा हुई। ये अपराध कई जिंदगियों को बिगाड़ चुका था, लेकिन साथ ही कई सारे अनसुलझे सवाल भी आम लोगों के जहन में छोड़ गया था। सवाल चाहे कितने भी हो, जवाब केवल एक ही है। जब जब कोई अपराध होता है, तब तब इंसान ये साबित कर देता है कि एक इंसानी दिमाग में खूंखार जानवर छुपा होता है, जिसे काबू न कर पाना ही अपराध को जन्म देता है। हेलो, अरे नैना तू, क्या बात, सब ठीक? हाँ, सब सही है। क्यों, सब सही होने पे मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्या? अरे नहीं नैना, ऐसी बात ना है। मैंने लगा कि तू वो उस दिन वाली बात पे अभी तक परेशान होगी। परेशान तो मैं थी, लेकिन इस बात से नहीं कि सपना की मौत की खबर झूठी निकली, बल्कि इस बात पे कि आपने अभी तक उसे दोबारा मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। अरे मैंने बताया था ना, उस सिगर आड़ों ने उसे कहीं विदेश में भेज दिया है। नहीं एसपी साहब, आपकी सपना किसी विदेश में नहीं बल्कि मुंबई में है। ये पर तूने कैसे बेरा कि वो मुंबई में से? नैना प्रताप सिंह नाम है मेरा। अगर आप एसीपी हैं तो मैं भी अंडरकवर एजेंट हूँ। किसी के बारे में पता करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तू सच बोल रही है छोरी? हाँ, और कल मुंबई की फ्लाइट के 2 टिकट्स भी बुक करवा चुकी हूँ। आप मेरे साथ चल रहे हैं ना सपना को मिलने? मुंबई? राय जरूर, वहाँ तो मेरा यार भी रहा है। आपका यार? कौन? रे एसपी अर्जुन काजबजे, एक ही बैच में हम दोनों। ओह हाँ, काजबजे सर को कौन नहीं जानता। चलिए, आपके साथ मेरी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। वैसे सपना का एड्रेस है तारा दोरे? कित ढूंढेंगे इतने बड़े शहर में उसे? एड्रेस तो नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके घर वालों ने उसे मुंबई में रखा हुआ है। मुझे उस एरिया का पता है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं है। अब इतना पता चल गया है तो बाकी का भी पता लग ही जाओगा। भाटी को जैसे ही ये पता चला कि सपना विदेश में नहीं बल्कि मुंबई में है, वो अगले ही दिन नैना के साथ मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन जब भाटी एयरपोर्ट जाने के लिए निकला तो उसकी माँ सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। अजीब सा लग रहा से करम, दिल बहुत घबरा रहा से। क्या माँ, तू भी कमाल कर रहे से। अब मैं किसी जंग पे ना जा रहा, अरे तो मैं केस सॉल्व करने भी ना जा रहा, तो फिर तू घबरा क्यों रही है? पता ना बेटा, जब तो कोई केस सोल्व करने या किसी खतरनाक अपराधी ने पकड़ने जावे से तो दिल में हिम्मत सी आ जावी से, लेकिन आज जिस काम के लिए तू जा रहा से उसके लिए मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा से बेटा। ना माँ, तू चिंता ना करे। रे 9 महीने अपने कोख में शेर पाल लिया तने। अरे कालजा तो फौलाद जैसा है माँ। और सुन, मैं ऐसा कोई काम ना करूंगा जिसकी वजह से तने कोई तकलीफ हो। वो छोरी अब शादीशुदा से बेटा, तेरा उससे मिलना ठीक भी से के ना मन ने बेरोना से। बस एक बार माँ, एक बार देख लूं, फिर थारे पास वापस लौटाऊंगा। सपना के मुंबई में होने की न्यूज मिलते ही भाटी नैना के साथ उससे मिलने के लिए गया। नैना ने भाटी को बताया था कि सपना मुंबई के बोरीवली इलाके में रहती थी, लेकिन जिन लोगों के साथ वो रहा करती थी वो लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते थे। ऐसी हालत में भाटी का सपना से मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक बार उससे मिलना चाहता था और इस चाह में दोनों मुंबई पहुंचे। मुंबई तो दिल्ली तो बिल्कुल अलग ही दुनिया से ना।
ठीक कहा आपने, दिल्ली और मुंबई एकदम अलग शहर है सर। ठीक से नैना, अब एक काम कर, तो होटल जा, मैं हमारा दोस्त मिल के आऊँ। एसपी काज बजे तय। बिल्कुल, आप जाइए, मिलना तो मुझे भी है उनसे, लेकिन अभी आप जाइए, मैं कल मिलती हूँ। नैना होटल चली गई और भाटी कजबजे से मिलने उसके घर पहुंचा। घर पे आई और अर्जुन दोनों ही थे। भाटी को देखते ही कजबजे ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अरे भाटी रे, क्या बात है रे, आ गया तू। आ बेटा, आजा आजा। तेरे को मालूम कब से तेरा वेट कर रहा था अज्जू। नमस्ते माता जी, नमस्ते। अरे क्या करें, ट्रेनिंग के बाद आज मिल रहा है हम दोनों। एक्साइटमेंट तो होगी ना मिलन की। भाटी, ट्रेनिंग के दिन भी क्या दिन थे यार, कितना मजा करते थे हम दोनों। अभी देख, लाइफ में साला चोर उचक्की और मुजरिम के अलावा ना कुछ बचा ही नहीं है। सही बोल रहे आशा भाई, अब तो यही जिंदगी है। अरे भाभी नजर ना आ रही रे भाई, घर में ना सके भाई, मैं तो एक बार भी ना मिला वहां से। अरे रूपाली इधर ही है, अभी आती होगी। आती होगी नहीं, आ गई। आई एम हियर। हेलो एएसपी करम सिंह भाटी, बहुत सुना है आपके बारे में। हाय, आई एम रूपाली, अर्जुन काजबजे, पोस्टमार्टम डॉक्टर। अरे क्या बात है भाभी, आज तो आपके दर्शन हो गए। भाई सुना तो मैंने भी बहुत था आपके बारे में। यो काज बजे सिर्फ आपके बारे में बात करा करता था। रियली? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझसे तो ये जरा भी बात नहीं करते। अर्जुन कजबजे से मिलने के दौरान भाटी ने उसे अपने मुंबई आने की वजह बताई और फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में कजबजे भाटी के साथ पहुंचा। एएसपी भाटी को देखकर काले और वैशाली भी बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही उसकी दमदार पर्सनैलिटी को देखकर उनके होश भी उड़ गए थे। ए काले, जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं रे। हाँ वैशाली, इतनी चौड़ी छाती और डोले तो देख, कैसा फौलाद के माफिक है रे इसके। ये पुलिस वाला कम और अंडरवर्ल्ड का डॉन ज्यादा लगता है। अपना अर्जुन सर तो कैसा हीरो के माफिक है ना, एकदम चॉकलेटी बॉय टाइप। और इसको देख, बहुत डेंजर लगता है रे भट्टी सर। अरे क्या खुसुर पुसुर हो रही है हाँ? जैसे ही अर्जुन ने काले और वैशाली को एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हुए सुना, उनसे सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि काले या वैशाली कुछ जवाब दे पाते, नैना वहां आ गई। वैशाली आंखें फाड़ फाड़ के नैना को देखे जा रही थी। अभी ये कौन है रे? किसी फिल्म की हीरोइन के माफिक लगती है ये तो। इधर थाने में क्या करने आई है? हेलो अर्जुन सर, नैना प्रताप सिंह, मुंबई पुलिस अंडरकवर एजेंट। हमारी टीम की सबसे बहादुर मेंबर, शेरनी भी कहा जा सके याने। वैसे कुछ भी कहिए, हमारा भाटी शेर है और आप शेरनी, तो जोड़ी काफी अच्छी है। थैंक यू। सपना कहां थी, किस हाल में थी, इस बात का पता लगाने के लिए एएसपी कजबजे और भाटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और उसके बाद एक एक करके चौंकाने वाले सच सामने आने लगे। सपना इस वक्त मुंबई के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन जतिन म्हात्रे के साथ रहती थी। जतिन म्हात्रे का नाम मुंबई में सारे गलत काम करने के लिए फेमस था। जतिन तक पहुंचना और सपना से मिलना आसान नहीं था। भाटी के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था कि आखिर सपना वहां तक पहुंची कैसे और उसका जतिन म्हात्रे के साथ क्या रिश्ता था। एक बात कहूँ क्या भाटी, मेरे को क्या लगता है कि ये जो जतिन म्हात्रे है, इसने सपना से लगन किया होएगा, वरना 10 साल तक कोई लड़की किसी के घर काहे को रहेगी रे। समझ रहा है तू? लगन मतलब शादी? वो तो सपना की किसी सुंदर चौधरी के साथ हुई थी। यो जतिन म्हात्रे कहाँ से आ गया और सुंदर कित गया, यो मन भी समझ ना आ रहा। जतिन म्हात्रे है बहुत खतरनाक आदमी रे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, भाटी और कजबजे के सामने ना कोई टिका है और ना कोई टिक पाएगा। एकदम ठीक कहा आपने काजबजे सर। वैसे इस मिशन में मैं भी आपके साथ हूँ, सो यू कैन टेल मी एनीथिंग। अरे आप तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ मालूम किया है,
ये जतिन म्हात्रे रॉक्सी बार में आता है डेली पार्टी करने के लिए। इसी का अपना बार है ये। साला पुलिस वालों को तो घुसने देगा नहीं, और साला सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है उधर। और हम लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत या ऐसा कुछ भी ना है जो हम उस पर हमला बोल सकें। समझ गई। तो मुझे जतिन म्हात्रे तक पहुंचना है। सिंपल। यह काम मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं है। नहीं नैना, ये काम टफ है, क्योंकि वो आदमी अपने पास आने से पहले किसी भी इंसान की पूरी तरह से तलाशी करवाता है। पूरी तरह का मतलब समझती हो ना तुम? और मेरे को नहीं मालूम कि तुम उस हद तक जाने के लिए तैयार हो या नहीं। अब सोच लिया तो सोच लिया, ये काम तो करना ही है। आफ्टर ऑल किसी की जिंदगी का सवाल है। थैंक यू नैना। ड्यूटी है ये मेरी सर। आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती तो इस नौकरी का क्या फायदा। भाटी, अर्जुन और नैना ने मिलकर डिसाइड किया कि नैना जतिन म्हात्रे से उसके क्लब यानी कि रॉक्सी क्लब में जाकर मिलेगी। जतिन म्हात्रे को रोज रोज नई लड़कियों के साथ रात बिताने का शौक था, और इसी शौक के चलते वो अपने क्लब में रोज नई नई लड़कियों को बुलाता था। आज नैना जतिन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके क्लब पहुंची, लेकिन क्लब के गेट पे ही गार्ड ने उसे रोका। ए मैडम, किधर जाता है? जतिन सर से मिलने। मैं उनकी स्पेशल गेस्ट हूँ। अरे आपको परमिशन किसने दिया है? ओह रियली? तुम्हें लगता है मैं यहाँ बिना परमिशन के आई हूँ? वेट, चेक दिस। जतिन सर ने खुद परमिशन दी है। गार्ड ने नैना के पास वो मैसेज देखा जिसमें जतिन ने नैना को अंदर आने की परमिशन दी थी। असल में अर्जुन ने अपने कुछ खास लोगों की मदद से नैना को जतिन तक पहुंचाने का इंतजाम करवा दिया था। भाटी और अर्जुन दोनों क्लब से कुछ दूरी पर थे और लगातार नैना की हरकतों पे नजर बनाए हुए थे। नैना को क्लब के अंदर जाने से पहले गार्ड ने उससे उसका मोबाइल फोन ले लिया। ऐसा कुछ होगा इस बात की खबर भाटी और अर्जुन को पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने नैना को एक ऐसा मोबाइल फोन दिया था जिसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से किसी को भी पता चल सके कि उसका पुलिस से कोई कनेक्शन था। नैना जतिन म्हात्रे के सामने पहुंची तो वो उसे सर से नीचे तक देखता ही रह गया। आई शपथ, ऐसा कड़क माल तो मैं अक्खा जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है रे। मेरा नाम शनाया है। नाम के बारे में क्या रखा है रे? मैं तो केवल काम के बारे में बात करता है। पान, पहले मेरे को ये बता कि तू आई किधर से? दिल्ली से। साला वाइच, मेरे को लगा मुंबई का तो सारा माल देखा है मैं। तू अभी तक किधर थी? इधर आ मेरे पास। पास? इतनी आसानी से? और इतनी भी क्या जल्दी है? घबरा मत, कुछ नहीं करेगा अभी मैं तेरे साथ। अभी तो मैं बस चेक करेगा तू मेरे लायक है कि नहीं। चेक? रियली? और आपको लगता है कि मैं आपको अपने आप को चेक करने दूंगी? गाय को नहीं करने देगी रे? क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे देवा, क्या गजब का एटीट्यूड है तेरे अंदर। वैसे कुछ भी बोल, मजा बहुत आएगा रे तेरे साथ। चल, मैं तेरे को अपने घर लेके चलता है। नैना ने ये नहीं सोचा था कि जतिन म्हात्रे उसे अपने साथ उसके घर चलने की बात करेगा, क्योंकि भाटी और अर्जुन दोनों ही क्लब के बाहर छुपे हुए थे और सबको यही पता था कि जतिन नैना के साथ क्लब में ही रहेगा। लेकिन जतिन ने जब नैना को घर ले जाने की बात कही तो नैना थोड़ा सा घबरा गई। जतिन ने क्लब के पीछे रास्ते से नैना को अपने साथ चलने के लिए कहा। उधर काफी देर बीत जाने के बाद भी जब क्लब के बाहर से नैना बाहर आती हुई नजर नहीं आई तो भाटी और अर्जुन परेशान हो उठे। के बाद से छोरी अब तक आई क्यों ना? भाटी, एक बात बता, तेरे को पक्का यकीन है ना कि वो सब कुछ संभाल लेगी? मैं तेरे को पहले ही बोला था, ये म्हात्रे ना बहुत खतरनाक आदमी है। साला कहीं नैना के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया हो। नैना कोई ऐसी वैसी लड़की को नया, मैंने बताया ना, शेरनी से वो शेरनी। अरे अपनी इज्जत पे तो हरगिज हाथ ना डालने देगी उस हरामी नहीं। पर अब तक उसने बाहर आ जाना चाहिए था। 2 घंटे तो ज्यादा हो गए। 1 मिनट, मैंने वैशाली को बोला था वो म्हात्रे के घर के आसपास नजर रखे। मैं उससे कॉल करता हूँ, अपडेट लेता हूँ, क्या पता उससे कुछ पता हो। हेलो। हाँ वैशाली। हाँ सर। किधर है तू? इधर म्हात्रे के घर पे सर। और सर अभी घर के पीछे की तरफ से एक कार आई थी सर। कौन था उसके अंदर, कुछ देखा तूने? नहीं सर,
गाड़ी के शीशे ब्लैक थे और वो सीधा अंदर गई। मेरे को कुछ नहीं दिखा सा। ठीक है, अभी रखता हूँ मैं, तू उधर ही बरोबर नजर रखना। हाँ, हटना नहीं उधर से। जी सर। अर्जुन को वैशाली से पता चला कि जतिन म्हात्रे की कार कुछ देर पहले उसके बंगलों के अंदर गई थी। ये खबर मिलते ही भाटी और अर्जुन तुरंत वहां से निकलकर जतिन के बंगलों की तरफ चल पड़े। उधर नैना जतिन के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हुई। वाओ, आपका घर तो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। हाँ, जतिन म्हात्रे का घर है, ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता ना री। बाय द वे, आपकी फैमिली किधर है? तेरे को क्या करने का है मेरी फैमिली का? हाँ, तेरे को मेरे को खुश करने का है, समझी? हाँ बिल्कुल, उसी काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वैसे पानी, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट रुक, मैं अभी मंगवाता है तेरे लिए। सपना, सपना। जैसे ही जतिन ने सपना को आवाज दी, नैना ने चौंक कर उस तरफ देखा। मुंबई के नामी डॉन जतिन म्हात्रे के घर पहुंची नैना ने जब अपने सामने आती हुई सपना को देखा तो देखती रह गई। सर से लेकर पैर तक वो किसी परी की तरह खूबसूरत थी। एकदम सदे हुए नैन नक्श और तराशा हुआ बदन, आंखों में हल्की सी झिझक और धीमे धीमे कदमों से चलते हुए सपना नैना के एकदम सामने आ चुकी थी। लेकिन नैना उस वक्त होश में नहीं थी। आपको पानी चाहिए था ना, लीजिए। एक्सक्यूज मी, आपको पानी चाहिए था ना? जी, वो हाँ हाँ प्लीज। हे सपना, तेरे को मालूम क्या, ये नई आइटम है, मैं इसको आज रात के लिए इधर लाया। जानती हूँ, 10 साल से देख रही हूँ ये सब होते हुए। अब तक तो समझ ही चुकी हूँ इस घर में लड़कियाँ किस लिए आती हैं। ठीक है, निकल अभी यहाँ से, जाके अपना काम कर। ये कौन है बाय द वे? मेरी औरत नहीं है ये, बस इतना ही बता सकता है मैं। अब इसके बारे में तेरे को इससे ज्यादा जानने का ना कोई हक है ना तेरे कोई काम का है, समझी? चल अभी अंदर चल। ओह ओके। नैना की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सपना जतिन म्हात्रे के साथ क्यों रहती थी, और ये सब जान लेना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो अपने इस मिशन में कामयाब होना चाहती थी, लेकिन अभी नैना को खुद को जतिन म्हात्रे से बचाना था। जतिन नैना के साथ रात बिताने के लिए बेचैन हो रहा था। वो नैना को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया। इधर आ मेरी जान, तेरे को मालूम है क्या, मैं इधर अपने बेडरूम में अपना बीवी के अलावा और किसी को नहीं लेके आया। वो बाकी के लड़की लोग सब उधर क्लब में आते हैं और उधर ही वापस। मुझे यहाँ लाने के पीछे कोई खास वजह? तेरे को देखकर दिमाग ऐसा डोला है ना रे, क्या करता मैं? तेरे जैसा ब्यूटी अक्खा लाइफ में नहीं देखा मैं। वैसे आपकी बीवी, उसने मुझे यहाँ देखा तो? कैसे देखेगी रे, वो अभी इधर नहीं है, वो अभी बप्पा के पास है। ओह अच्छा सुनना, अभी मेरा मूड एकदम ठीक है। अब ये बेकार का बात करके टाइम खोटी मत कर। चल अब जल्दी से अपना ड्रेस उतार और मेरे को खुश कर। इतनी क्या जल्दी है? आपका मूड तो बन गया है, लेकिन मुझे मेरा मूड भी तो बनाना है ना। क्या बात है, अभी इतना बोली तो मेरे को ये भी बता दे कि कैसा बनेगा तेरा मूड। वाइन, मुझे रेड वाइन पीना है, मिलेगी आपके पास? ऐसा कौन सा नशा है जो म्हात्रे के पास नहीं है, बोल। 1 मिनट। हाँ, म्हात्रे ने नैना को एक ग्लास में रेड वाइन डाल के दिया। नैना ने रेड वाइन पी और अगले ही पल उसने वॉमिट करने का नाटक शुरू कर दिया। म्हात्रे ने जब नैना को ऐसा देखा तो वो घबरा गया। नैना किसी भी तरह म्हात्रे से खुद को बचाना चाहती थी। साथ ही वो अपने इनरवेयर में छुपी हुई बेहोशी की दवा म्हात्रे की ड्रिंक में मिलाना चाहती थी। जब नैना ने वॉमिट करने का नाटक किया तो म्हात्रे दौड़कर कमरे से बाहर आया
और इसी पल नैना ने उसकी ड्रिंक में दवा मिक्स कर दी। म्हात्रे सपना को अपने साथ बुलाकर लाया था। आप ठीक हैं? कुछ चाहिए आपको? नो, अभी आई एम ओके। पता नहीं कैसे ये सब। आपको रेस्ट करना चाहिए। आप अपने घर जाइए। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, ऐसे में किसी के साथ रात बिताना। ए, ज्यादा मत बोल। मैं इसको इधर लेके आया ताकि मैं इसके साथ मजा कर सकूं, समझी? क्या भगाती रहे तू इसको? चल जा अभी। ओके, जाती हूँ मैं। और हाँ, क्या नाम है आपका? जी, शनाया। शनाया, कुछ चाहिए तो बताना। मैं सीढ़ियों से ऊपर जो रूम है वहाँ पे हूँ। इतना कहकर सपना वहां से चली गई और नैना वापस जतिन के साथ उसके रूम में लौट आई। अभी ठीक है तू? देख, कुछ भी गड़बड़ है तो मेरे को बताने का। अभी साला प्यार करने का वक्त है, उल्टी नहीं करने का मेरे पर। डोंट वरी, आज मैं आपको खुश करके ही इधर से जाऊंगी। नैना ने जतिन के सामने वाइन का वो गिलास बढ़ा दिया जिसमें उसने नींद की गोली मिलाई थी। जतिन ने एक ही घूंट में सारा गिलास खत्म कर लिया और फिर नैना को अपने पास खींच लिया। नैना जतिन के बेहोश होने का वेट कर रही थी, लेकिन जतिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर दवा का कोई असर ही ना रहा हो। जतिन के हाथ अब धीरे धीरे नैना के शरीर पर फिसल रहे थे। वो नैना के टॉप को उतारने की कोशिश करने लगा। नैना की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। साला ऐसे गलत टाइम पर कौन एंट्री मारा रे? कौन है रे? क्या चाहिए? साहब, पंकज साहब, अभी एक जरूरी काम था आपसे। ए, अभी मैं बिजी है। और तो इस वक्त काहे को आया रे? अभी निकल इधर से। जरूरी बात है बाबू। बाद में 1 घंटे के बाद आने का, समझा? ठीक है बाबू। अब ये कौन है? मेरा मैनेजर है, वो पंकज तावड़े। अभी छोड़ना, तू आना मेरे पास। मैं तेरे। इससे पहले जतिन नैना के साथ कुछ गलत कर पाता, वो बेहोश होने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। नैना ने अपने कपड़ों को ठीक किया और जतिन के रूम से निकलकर वो सीधे सपना के रूम के बाहर पहुंची और उसका दरवाजा नॉक करने लगी। क्या हुआ? तुम यहाँ? कुछ चाहिए था? वो कहाँ है? उसने तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? सपना, आई नीड योर हेल्प। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन आई नो वो गार्ड बिना जतिन म्हात्रे के मैसेज के मुझे जाने नहीं देगा। 1 मिनट, हो कौन तुम? और ये जानते हुए भी कि ये आदमी कितना खतरनाक है, तुम यहाँ आई क्यों? और अभी अभी तुम यहाँ, उसने तुम्हें आने कैसे दिया? मैंने उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिक्स की है, वो बेहोश है अभी। क्या? तुम कौन हो? और ये सब? लंबी कहानी है, अभी मुझे एक कॉल करना है। प्लीज मुझे एक कॉल करने दो। किसको कॉल करना है और ये सब चल क्या रहा है? हाँ, करम सिंह भाटी, जानती हो ना उसे ही कॉल करना है मुझे। क्या कहा तुमने? करम? हाँ सपना, करम, तुम्हारा करम, वो करम जिसने आज तक किसी को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उसे लगता था कि तुम मर गई और तुम्हारी मौत की वजह वो था और वो तुम्हें बचा नहीं सका। कर्मा, कहाँ है वो? मैं। प्लीज मुझे अपना फोन दो और मुझे यहाँ से बाहर जाने में मेरी हेल्प करो प्लीज। इतने बरसों के बाद अचानक करम सिंह के अपनी जिंदगी में इस तरह लौट आने का एहसास होते ही सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन नैना की तरफ बढ़ा लिया। हेलो, कौन? सर, मैं नैना। अरे नैना छोरी, कितना तू? अरे तने बेरा भी है, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ तारे लिए। मैं जतिन म्हात्रे के बंगले से बाहर आ रही हूँ सर। मेरे साथ कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। कौन? अरे किसकी बात कर रही है तू? 1 मिनट। सपना? करम,
तू कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में करम? प्लीज मुझे यहाँ से ले चल करम, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। सपना, तू घबरा मत रे, मैं आ गया तो ये कोई तारा कुछ ना बिगाड़ सके। तू बस नैना ने सही सलामत बाहर आने में मदद कर दे। ठीक है, तू कहाँ है करम? मातरे के बंगले के बाहर हूँ, लेकिन अभी मैं थार से ना मिल सकता। मैं जल्दी आऊंगा रे, तू डर मत सपना है। एक अरसे के बाद भाटी सपना की आवाज सुन रहा था। जिस लड़की को पिछले 10 साल से वो मरा हुआ समझ रहा था, उसके जिंदा होने की खबर ने जैसे भाटी की लाइफ को एक बार फिर से खुशी से भर दिया था। लेकिन अभी वो सपना से नहीं मिल सकता था। सपना ने नैना को जतिन म्हात्रे के बंगले से बाहर निकलने में मदद की। रात का वक्त था और भाटी नैना के साथ समंदर के किनारे बैठा था। दोनों खामोश थे, केवल समंदर की लहरें सुनाई दे रही थी। एक बात बताइए, तो मिली उससे ना? कैसी है वो? बहुत ब्यूटीफुल, एकदम किसी परी की तरह। वो ठीक है ना नैना? मैं तुम्हें बता ना सकता उसकी जिंदा होने की खबर सुन के हमारे दिल को कैसा लाग रहा है। समझ सकती हूँ मैं। आई विश कि मैं जल्द से जल्द आपको उससे मिलवा सकती, लेकिन जतिन म्हात्रे बहुत खतरनाक आदमी है। इतनी आसानी से सपना को यहाँ से निकालना आसान नहीं है। जब वो नींद से जागेगा तो मेरे बारे में ज़रूर सवाल करेगा। आई डोंट नो सपना कैसे संभालेगी। मैंने बस एक सवाल भीतर ही भीतर खाया जा रहा है कि सपना उस म्हात्रे के घर में क्या कर रही है, क्यों है वो वहां पर, और उसका पति कित गया? आपकी बात सही है सर, लेकिन इन सवालों के जवाब खुद सपना ही दे सकती है। अब हमें इस म्हात्रे के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत मिलना चाहिए जिसके बेसिस पर एएसपी काज बजे उसके ऊपर कोई केस बना सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। नैना और भाटी किसी भी तरह जतिन म्हात्रे को पकड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक सही मौके की तलाश थी। उन्हें नहीं पता था कि ये मौका उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। 2 दिन के बाद ही रितेश ताड़वे नाम का एक आदमी अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लेकर एएसपी कजबजे के पास पहुंचा। तो तुम्हारा कहना है कि जो तुम्हारी बेटी है कीर्ति तवड़े, वो जतिन म्हात्रे के रॉक्सी क्लब के बाहर से गायब हुई है? हो साहब, मेरे को पक्का पता है, वो 1 नंबर का हरामखोर आदमी है साहब। इतना दावे के साथ कैसे बोल सकता है रे तूने देखा कि अपनी बेटी को उधर से जाते हुए? और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई रे, तेरी बेटी उधर गई काहे को थी? उसको उधर का बुकिंग मिला था साहब। वो हेड मसाज का काम करती है ना साहब, तो मेरे को बोली कि रॉक्सी क्लब का बुकिंग है, लेकिन मैंने उसको जाने से मना किया था साहब। लेकिन पैसों का जरूरत था ना, तो मेरी बात नहीं मानी वो। कुछ कीजिए ना साहब, मेरी बेटी को लेकर आइए ना। भाटी और अर्जुन दोनों ही अभी जतिन म्हात्रे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ऐसा करने का चांस भी मिल गया था। रितेश तावड़े नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी कीर्ति तावड़े की रॉक्सी क्लब से गायब होने की बात कही। उधर अपने घर में सोकर उठे जतिन म्हात्रे को जब याद आया कि नैना नाम की लड़की उसके साथ आई थी, तो उसने सपना को बुलाकर नैना के बारे में पूछा। अरे वो कल रात को अरे क्या नाम था रे उसका? शनाया। हाँ शनाया, वो मेरे साथ इधर ही आई थी। किधर गई रे वो लड़की? कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं किया ना उसने? वो सुबह तक आपके साथ थी, बाद में यहाँ से गई है। सुबह तक मेरे साथ थी, लेकिन मेरे को तो ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं रहा रे। क्योंकि आपने ज्यादा पी ली थी इसलिए। मेरे सामने ज्यादा नहीं बोलने का। हाँ, क्या समझती रहे तो अपने आप को? साला एक मर्द को संभाला नहीं गया तेरे से, मेरे को लेक्चर दे रही है? नहीं संभाला गया, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि मैं उसे संभालूं, समझे?
उसके जैसा नामर्द तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे यार को नामर्द बोलती है रे तू? वो तो मैं तुम्हें भी बोलूंगी। वैसे देखा जाए तो मेरी लाइफ में उस एक के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने इंसान होने का सबूत दिया हो। मेरी फैमिली जिसने मुझे जीते जी मरा हुआ साबित किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। ज्यादा नहीं बोलने का मेरे सामने। क्यों, सच सुनना बुरा लग रहा है आपको? जानते हो, मैं चाहती तो भाग जाती, बता देती उसे कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन चुप रही क्योंकि किसी की बीवी बन चुकी थी। मैं बहुत दूर आ चुकी थी उसकी लाइफ से। मेरे को क्यों बोल रही है ये सब? उसको बोल जिसने ये तेरे साथ किया। अपने आदमी सूरज चौधरी को जाकर सुनाना ये। अच्छा, तो फिर बता क्यों नहीं देते कि कहाँ है सूरज? क्या किया तुमने उसके साथ? दोस्त है ना वो तुम्हारा? दोस्त? एक नंबर का नामर्द है वो, जो अपनी बीवी को ऐसे किसी के साथ छोड़कर भाग गया। मेरा पैसा लेकर भागा है वो। तुम्हारा सिर्फ पैसा है उसके पास, लेकिन मेरी जो चीज उसके पास है, उसे पाने के लिए आज मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहती हूँ। सपना की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी वजह से जतिन के साथ रह रही थी, और उसका पति सूरज कहाँ था इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उधर दूसरी तरफ कीर्ति तावड़े की रॉक्सी क्लब से गायब होने की रिपोर्ट जैसे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, एएसपी अर्जुन कजबजे अपनी टीम के साथ एक्टिव हो गया। काले, वैशाली, चलो रॉक्सी क्लब में जाके पूछताछ करने का ना टाइम हो गया है। जी सर, बरोबर बोलते हैं आप। अभी लोग बाग क्लब में पार्टी करने को जाते हैं और हम पुलिस वाले उधर पूछताछ करने के लिए। क्या बात है ना? मेरे को तेरी बात पर ना जरा भी हंसी नहीं आई रे काले। अभी जोक नहीं मारने का, सीधा जीप निकाल और रॉक्सी क्लब चल। कुछ देर के बाद कजबजे अपनी टीम के साथ रॉक्सी क्लब पहुंचा और वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने रॉक्सी क्लब से जतिन म्हात्रे के मैनेजर पंकज को अरेस्ट कर लिया। पंकज के साथ पुलिस की हिरासत में कड़ी पूछताछ की गई और एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। अर्जुन ने यह सच भाटी के सामने रखा। भाटी, बात यह है कि ये जतिन म्हात्रे ना केवल लड़कियों के साथ गलत काम करता था, बल्कि पूरे देश में इसका लड़कियों की सप्लाई का ना रैकेट भी चल रहा है। के बात कर रहा से तू कजबजे? यो तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कमीना निकला। बैण चोद बचना ना चाहिए। बिल्कुल नहीं बचेगा भाटी, लेकिन एक बात और है। क्या बात से? इस मैनेजर के साथ पूछताछ हुई है। पहले तो मुंह खोलने को रेडी नहीं था, लेकिन अभी मार पड़ी ना तो बोला कि लड़की को सप्लाई किया ये लोग। लेकिन एक बात मने अजीब लगी कजबजे। जतिन म्हात्रे का मैनेजर अरेस्ट होया और अभी तक उसने कोई हंगामा ना कराया। बात तो तेरी एकदम ठीक है रे भाटी, लेकिन क्या है ना कि जब से अपन ने वो अजीत पाटिल को अंदर किया ना, तब से ये पॉलिटिशियंस ना डरते हैं रे अपन से। एक्शन तो ये लेगा, लेकिन चाहता हूं तू दिल्ली जाके ना इस गिरोह को पकड़ भाटी। यहाँ मुंबई का ना मैं देखता है। अर्जुन सर ठीक कह रहे हैं सर। वैसे भी मुंबई में किसी भी केस पर काम करने के लिए हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। लेकिन सपना उसको मिले बिना कैसे? मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन अभी तेरा सपना से मिलना खतरनाक हो सकता है। मैं प्रॉमिस करता है तेरे से, जिस दिन इस म्हात्रे को पकड़ लिया ना, उस दिन सपना को लेकर सीधा दिल्ली आएगा मैं। वादा है रे ये कजबजे का। मैं तार पर भरोसा कर सकूं कजबजे? तो शेर सा मुंबई का, जब अजीत पाटिल जैसे इंसानों का ना छोड़ा तने तो यो म्हात्रे किस खेत की मूली सा है। जतिन म्हात्रे ने रितेश तावड़े की बेटी कीर्ति को दिल्ली के एक गिरोह को सप्लाई किया था। ये खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई थी। भाटी दिल्ली में इस केस को हैंडल करने वाला था और कजबजे जतिन म्हात्रे को अरेस्ट करने का मौका ढूंढ रहा था। अगली फ्लाइट से नैना और भाटी दोनों दिल्ली लौट आए। जतिन म्हात्रे का जो भी गैंग दिल्ली में एक्टिव है वहां का पता करो। आईटी टीम को काम पे लगाते हो और हमारे जितने भी खबरी हैं सब ने एक्टिव करते हो।
ये कीर्ति तावड़े नाम की लड़की जल्दी मरना चाहिए ताकि इस मात्रा का खेल खत्म हो सके रहे। जी जनाब, ठीक कहा आपने। मैं आईटी टीम से बात करती हूँ सर जी। और अब्दुल तू सारे खबरियों को काम पे लगा दे। जी मैडम। दिल्ली पुलिस की टीम बनाई गई जो लड़कियों की सप्लाई करने वाले इस गिरोह को बड़ी ही तेजी से तलाश कर रही थी। उसी दौरान म्हात्रे ने भी मुंबई में अपने मैनेजर पंकज के अरेस्ट हो जाने की वजह से पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। लेकिन अर्जुन किसी भी कीमत पे पंकज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस की मार के बाद पंकज ने भी अपना मुंह खोल दिया। उसने अपने बयान में सीधे सीधे जतिन म्हात्रे का नाम नहीं लिया था, जिसकी वजह से अर्जुन के लिए म्हात्रे को अरेस्ट करना मुश्किल हो गया। लेकिन पंकज से पुलिस को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रहने वाला नैन उस्मानी का नाम सामने आया। ये बात जब भाटी तक पहुंची तो वो नैम के अड्डे पे पहुंचा। अरे एसपी साहब, आप अब आपने क्यों तकलीफ की? हुक्म किया होता हम खुद हाजिर हो जाते आपके सामने। अरे थारी, अरे बाकी सब तो ठीक से, पर अब ये उर्दू कैसे समझ आओगी? कुछ फरमाया आपने? हाँ, अपना लहजा जरा ऊंचा कीजिए जनाब। अरे आप और हम कोई गैर थोड़े ना है। अरे चुप, एकदम चुप। मैं थारते यहाँ दोस्ती या रिश्तेदारी निभाने ना आया, कुछ पूछना आया सु। जी शौक से फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कीर्ति तावड़े किससे? वही देखिए, इन मोहतरमा के सरनेम से तो लगता है कि इन्हें मुंबई में होना चाहिए। हाँ, आप इन्हें यहाँ दिल्ली की गलियों में क्यों तलाश रहे हैं? अरे ज्यादा दिमाग न चलाइए। अरे एसपी भाटी के सामने होशियार बनने का नाटक महंगा पड़ सका था ना। एसपी साहब देखिए, हम किसी कीर्ति तावड़े को नहीं जानते। अब आप यहाँ से जाइए। अकेला तो जाने वाला ना हूं मैं। अब्दुल, गगन, तलाशी लो रे इस घर की। आपके पास तलाशी के ऑर्डर हैं? हाँ? मन कानून ना सिखाई रहे, समझा? ऑर्डर तुम्हारे पास तने अरेस्ट करने की भी नास है, लेकिन जब हमारी खोपड़ी घूमगी ना, तब बेरू बाबा की कसम में 1 सेकंड न लगेगा तने हवालात के अंदर ले जाने में। भाटी ने अब्दुल और गगन को नैम उस्मानी के घर की तलाशी लेने में लगा दिया, लेकिन उसके घर से पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलिस को यह तो पता था कि नैम उस्मानी इस केस में शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत का मिलना बहुत जरूरी था। और तभी पुलिस के एक खबरी ने सुधीर राणे नाम के एक आदमी के बारे में बताया। सुधीर राणे नैम का बायां हाथ था। पुलिस को अपने खबरी से पता चला कि सुधीर राणे कुछ लड़कियों की सप्लाई करने वाला था। भाटी ने अपनी टीम को रेडी किया और सुधीर राणे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा, जहां से एक ट्रक में कुछ लड़कियों को ले जाया जाने वाला था। एक रेड कलर का मिनी ट्रक है, बचना आना चाहिए रे। जनाब, मैं यहाँ हरियाणा बॉर्डर से कुछ पहले खड़ा हूँ। एक ट्रक इधर की तरफ आया था, सेम रेड कलर का मिनी ट्रक था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। हेलो राउड टू चार्ली, पुलिस की नाकेबंदी सख्त होनी चाहिए, हर एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। आज अगर ये बच गया ना तो सारा खैर बिगड़ जाऊंगा। जी जनाब, चप्पे चप्पे पे पुलिस है जनाब, आज नहीं बचेगा ये सुधीर राणे। दिल्ली से बाहर जाने वाले हर एक रास्ते पे पुलिस का कड़ा पहरा था। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ देर के बाद जिस जगह पर भाटी खड़ा हुआ था, उससे कुछ किलोमीटर पहले तैनात पुलिस की टीम ने एक ब्लैक ट्रक को तेज रफ्तार में निकलते देखा। पुलिस के रोकने पर भी वो ट्रक नहीं रुका। अरे यो क्यों जा रहा है इतनी स्पीड में? गगन, जेब निकाल, आज ना बचेगा साला। पुलिस की जीप अब उस ब्लैक ट्रक का पीछा कर रही थी। रब्बो तो या चूहा बिल्ले का खेल, अब शहर की बारिश है, निकाल बाहर। एएसपी, सामने से हट जा, नहीं तो आज यहाँ से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। अरे किसका क्या जाओगा और क्या नहीं, यो आज पता चल ही जाओगा। सामने से हट जा एसपी। सर जी, ये हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मूड में लग रहा है। न दे रहा है ना, क्या करना है आका? जी सर जी, अच्छी तरह से पता है, आप बस इसको यहीं उलझाए रखो।
सुधीर राणे, चुपचाप अपने गाड़ी से बाहर निकल जा। देख, तू आज बच के ना जा सकता। बच के मैं जाऊंगा एसपी, मुझे बस तेरी चिंता हो रही है। बहुत सुना था रे तेरे बारे में। शादी नहीं किया ना तू अभी? साला आज कुंवारा ही मरेगा मेरे हाथों से। भाटी और इंस्पेक्टर गगन ने सुधीर राणे का पीछा किया और फाइनली उसे पकड़ लिया। गगन ने अपनी जीप की स्पीड बढ़ाते हुए सुधीर राणे की तरफ बढ़ा दी। उस पल सुधीर राणे को इस बात का एहसास हुआ कि पुलिस उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। अगले ही पल भाटी ने फुर्ती से आगे बढ़कर सुधीर राणे को अपनी मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। सुधीर राणे का गला इस वक्त भाटी के हाथों में कसा हुआ था। मुझे छोड़ दे एसपी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। तेरी पहुंच कहां तक लाग रही है? ना मैंने बेरा करना। पर अब तू यो समझ ला कि थारी गर्दन इस टाइम हमारे हाथा में है और थारा बच के जाना अब नामुमकिन से रे, समझा? मुझे पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा एसपी। तेरे को क्या लगता है मेरे को पकड़ने से तू असली खिलाड़ी तक पहुंच जाएगा? बहुत सुन ली थारी बकवास। अरे बेटे, बिना थाने जाने का टाइम हो गया थारा। यो तो ट्रेलर था, असली फिल्म तो मैं तना थाना में दिखाऊंगा। गगन, हथकड़ी लेके यार गाड़ दे इसने जीप में। जी सर जी। चल, अब पुलिस स्टेशन में भाटी सर खुद अपने हाथों से तेरा भूत उतारेंगे। गगन ने सुधीर राणे को अरेस्ट करके पुलिस की जीप में बैठा दिया। अगले ही पल भाटी और गगन ने उस मिनी ट्रक की तलाशी लेना शुरू किया जिसे राणे ड्राइव कर रहा था। जब उस ट्रक को खोला गया तो उसके अंदर से 2 लड़कियां निकली जिन्हें बेहोशी की दवा देकर एक कंटेनर में डालकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इन लड़कियों की हालत बेहद खराब थी। पूरे शरीर पर लगे चोट के निशान उनके साथ हुए फिजिकल टॉर्चर की कहानी कह रहे थे। देखिए सर जी, इन लड़कियों को कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर भी करा है और फिर बेहोश करके रखा है ताकि यो हल्ला न मचा सके। कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है सर जी? हो सके से गगन, तभी तो दुनिया में इतने बड़े बड़े अपराध हो जावे। सर जी, इन लड़कियों को जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट करा देते हैं। हालत ठीक होगी उसके बाद ही इनके बयान लिए जा सकते हैं। उस ट्रक में मिली लड़कियों को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उनमें से एक लड़की ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरी लड़की की हालत ठीक थी और अब वो पुलिस को अपना बयान देने के लिए तैयार थी। जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी पहचान हिमाचल की रहने वाली रजनी नौटियाल के रूप में हुई थी। रजनी को उसके गांव से किडनैप किया गया था। दूसरी लड़की इस वक्त पुलिस के सामने अपना बयान दे रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, कीर्ति तावड़े। कीर्ति, थारे पापा रितेश तावड़े ने थारे गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब तो हम लोगों ने सब कुछ बता के होया था उस दिन। मैं मुंबई के एक मसाज सेंटर में काम करती थी सर। उधर से मैं लेडीज़ लोग की मसाज के लिए जाती थी। उस दिन भी मेरे को बुकिंग आई रॉक्सी क्लब से। उस बुकिंग में तूने ये नहीं देखा कि मसाज आदमी की कमी है या औरत की? नहीं मैडम, वहाँ किसी लेडी कस्टमर के नाम से बुकिंग आई थी तो मैं चली गई। और वैसे भी हेड मसाज करना था मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब मैं रॉक्सी क्लब पहुँची तो मैंने देखा वहाँ वो जतिन महात्रे था।
मैंने उनको बोला कि मुझे लेडीज़ की मसाज करने के लिए बुलाया है, तो वो बोले कि डबल से भी ज़्यादा पैसे देंगे। और तू उसकी हेड मसाज के लिए रेडी हो गई? डर नहीं लगा तुझे? एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता था? डर लगा मैडम, लेकिन वो जतिन सर ने बोला कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। और गरीब लोग हैं हम मैडम, पैसे की बात आती है तो ज़्यादा सोचते नहीं। फिर मेरे को भी क्या पता था कि मेरे साथ वो सब होगा। आगे क्या हुआ? वो हेड मसाज के बाद अपने कपड़े उतारने लगा मैडम। मैंने पूछा आप क्या करते, तो बोला कि बॉडी मसाज भी चाहिए। साले हरामजादे, अरे ऐसे आदमी से तो और उम्मीद भी क्या करी जा सके। जी साहब। फिर मैंने उसको जैसे ही बॉडी मसाज देना शुरू किया, उसने मेरे साथ गलत किया। और लोग ना थे उस टाइम वहां पे? थे साहब, लेकिन वो लोग उसकी मदद कर रहे थे। कैसी मदद? वो जैसे ही मैं चिल्लाने लगी तो एक आदमी ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर 4 लड़कों ने मेरे हाथ पैर कस के पकड़ लिए और वो जतिन महात्रे ने उन सब के सामने मेरे साथ रेप किया। ये जतिन महात्रा आदमी के शरीर में भेड़िया सब भेड़िया। उसके बाद तूने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं बेहोश हो गई थी। कोई तो इंजेक्शन लगाया था उन लोगों ने मुझे। जब होश आया तो मैं यहाँ दिल्ली में थी, एक कमरे के अंदर। कीर्ति, जहाँ पर इन लोगों ने तने रखा था वहाँ पे और भी लड़कियां थी? हाँ, बहुत सी लड़कियां हैं वहाँ। गलत काम करवाया जाता है उनसे और फिर ये उन्हें कहीं भेज देते हैं। मैंने उन लोगों को बात करते सुना था। भाटी और गगन ने कीर्ति तावड़े से बयान ले लिया था। कीर्ति ने अपने बयान में जतिन महात्रे के काले कारनामों का पर्दाफाश किया था। कीर्ति का बयान लेने के बाद भाटी और गगन डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। प्लीज कम इन। हेलो मैडम। हेलो मैडम, एसपी भाटी, दिल्ली पुलिस। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सर, पूरा दिल्ली आपका फैन है। और जिस तरह से आपने दिल्ली में क्रिमिनल्स की हालत खराब की है ना, वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू मैडम जी। देखिए, अभी जिन 2 लड़कियों का केस सामने आया है, I mean, जिन्हें हम लास्ट 2 डेज से ट्रीट कर रहे हैं, उनमें से एक रजनी नौटियाल की डेथ हो गई है। उसकी वजह थी उसके साथ हुआ फिजिकल टॉर्चर एंड मेंटल ट्रॉमा। जी मैडम जी। क्या बात छोरी के साथ अभी रेप हुआ था? रेप हुआ था या नहीं पता नहीं, लेकिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे। अब वो उसकी मर्जी से बने थे या फोर्सफुली, ये नहीं कहा जा सकता। वैसे देखा जाए तो हम डॉक्टर फिर भी पता लगा पाए हैं कि लड़की के साथ सेक्स हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान ये पता नहीं लगा सकता। लेकिन मैडम जिस हालत में थी उससे तो जबरदस्ती के चांसेस ही ज्यादा है ना। और कीर्ति ने अपने बयान में कहा है कि उसके साथ भी ये सब हुआ था। हो सकता है। और ये दूसरी लड़की कीर्ति तावड़े, इसका भी सेम केस है। हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं। लेकिन ऐसे कैसे मैडम? ऐसा इसलिए क्योंकि इन लड़कियों की वर्जिनिटी को दोबारा मेंटेन करने के लिए इनकी सर्जरी की गई है। जी मतलब यो क्या चीज है? हमारे कुछ समझ में ना आया। देखिए, सीधी सी बात है, जब किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है तो शी लूज हर वर्जिनिटी एंड उसे फिर से वर्जिन बनाने के लिए उसकी एक वर्जिनिटी सर्जरी की जाती है। लेकिन क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? सिंपल है, ये लोग लड़कियों को क्लाइंट्स को बेचते हैं। उनमें से कई क्लाइंट्स की ये डिमांड रहती है कि लड़कियां वर्जिन होनी चाहिए, अदरवाइज उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ का मतलब ये होया कि पहले ये खुद लड़की के साथ सब कुछ कर लवे और फिर उसने वर्जिन दिखाने के खातिर आगे सर्जरी करा दे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही होता है। बट दिस इज रियली इनह्यूमन सर। आई मीन, ये सब करना क्रूएलिटी का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। जो बात डॉक्टर नम्रता ने भाटी को बताई थी, उसे सुनने के बाद भाटी का दिल एक बार फिर से नफरत से भर गया।
और इस गुस्से का शिकार हुआ लॉकअप में बैठा हुआ सुधीर राणे। भाटी ने अब सोच लिया था कि वो सुधीर राणे और नैम उस्मानी को छोड़ने वाला नहीं था। किसी भी हालत में उसे उन लड़कियों को छुड़वाना था और मुंबई में लड़कियों का धंधा करने वाले दलाल जतिन म्हात्रे को सलाखों के पीछे पहुंचाना था। भाटी लॉकअप में सुधीर राणे के सामने पहुंचा और बिना उसे कुछ कहे भाटी ने अपनी कमर से अपनी बेल्ट उतारी और उसे मारना शुरू कर दिया। रे कुत्ते कुछ नहीं होगा मेरे को मारने से। तेरे को क्या लगता है एसपी, मैं तेरे को सब बता देगा है? अरे तू क्या बेटा, तो थारा बाप भी सच बोलेगा। भाटी का गुस्सा ना देखा था अब तक। तेरे जैसे बहुत ही एसपी देखे हैं मैंने, समझा। ये तेरे बेल्ट की मार खा के मेरी चमड़ी उधर सकती है लेकिन जुबान नहीं खुलेगी क्या? चूतिए, तने इतना भी ना बेरा कि शेर के आगे खड़ा होकर गीदड़ अपनी मौत का इंतजार कराए, ना कि जंगल का राजा बनने का, समझा? भाटी सुधीर राणे से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधीर कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। भाटी ने अब्दुल को लॉकअप में बुलाया। जी जनाब, आपने बुलाया? अरे अब्बा ने फोन लगा अब्दुल। जी जनाब, लेकिन क्यों? मतलब कुछ खास बात जनाब? अब्बा ने क्या क्या किया? चूतिए, थारे अब्बा ना कुछ ना करया, मने बस कुछ चाहिए था वहां से। क्या जनाब? कसाई है ना थारा अब्बा, उनको बोल बकरों की चमड़ी छीलन आड़ा चाकू मने दे दे। लेकिन जनाब आप उसका क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जगह आप अब्बा का काम करने की चाहत रखते हैं? ज्यादा दिमाग न लगा, जितना बोल रहा हूँ उतना कर ले। जो सुधीर राणे ने देख रहा था ना तू? जी जनाब, देख भी रहा हूँ और कब से उसके चिल्लाने और हंसने की आवाजें भी सुन रहा हूँ। जो राणे ना घनी मोटी चमड़ी है अब्दुल, ये इसकी चमड़ी उतारने का खातिर मन थारे अब्बा का चमड़ी छीलने आड़ा चाकू चाहिए। ये क्या मजाक है? मैं जानवर नहीं हूँ मैं। जानवर ना हूं मैं? ओ सड़ी के, जिस तरह की हरकत करके तू बैठा है, तने जानवर बोलना जानवरों का लगा लिया है। अब्दुल भाटी का इशारा समझ गया था। उसने अपने अब्बा को कॉल नहीं किया, लेकिन भाटी का वो स्पेशल टूल बॉक्स लेकर आ गया जिसका यूज करके भाटी ने बड़े से बड़े मुजरिमों के मुंह खुलवाए थे। शाबाश, अरे समझदार से तू अब्दुल। अब जा गरम पानी लेके आ स्टील के गिलास में। क्या है ना, जो सुधीर राणे का कब्ज होगी से गरम पानी पिलावेंगे सब बाहर आ जाएगा। अब्दुल एक स्टील के गिलास में बॉइल्ड वाटर लेकर आ गया। भाटी ने पानी का वो गिलास सुधीर राणे के सामने रखा, उसे पीने के लिए कहा। तेरे को क्या लगता है तू बोलेगा और मैं ये पानी पी लेगा हैं? उबलता हुआ पानी का गिलास सुधीर राणे के सामने रखा था और भाटी सुधीर राणे को गुस्से से घूर रहा था। उसी वक्त सुधीर राणे ने एक बार फिर से जोरदार ठहाका मारा। सुधीर राणे को इस तरह हंसते देख भाटी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में सुधीर का हाथ पकड़कर उसके हाथ की उंगलियां उबलते हुए पानी में डुबो दी। सुधीर चीखने लगा। भाटी ने उसकी उंगलियों को बहुत देर तक उस पानी में डुबोए रखा, लेकिन सुधीर का चेहरा देखकर लगता था जैसे उसे दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन वो अब भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। भाटी ने अपने टूल बॉक्स से लोहे की एक रॉड निकाली और उसे सुधीर राणे की जली हुई उंगलियों के बीच फंसा दी। इस बार राणे वाकई में दर्द से चीखने लगा। नहीं, क्या कर रहा है एसपी? तेरा ये तरीका मेरे को डरा नहीं सकता, समझा?
कुछ नहीं बताएगा मैं तुझे। ऐसे ही तो जतिन मात्र की गैंग का लीडर नहीं हूं मैं। क्या ठीक से मत बता। क्या हुआ, थक गया? मैंने कहा था ना तुझे, तो थक जाएगा एसपी, लेकिन मेरे मुंह से सच नहीं निकलवा पाएगा। उसके बाद भाटी सुधीर को वहीं लॉकअप में छोड़कर बाहर निकल आया। रे अब्दुल चाय लगा भाई, घनी थकान होगी। चौथ बावड़ी की हैंड किस चमड़ी का बना है? जी जनाब, अभी चाय मंगवाते हैं। गगन मैडम, आप भी आ जाइए। आती हूँ। वैसे सर जी, अगर आप कहें तो मैं भी जरा अपना हाथ आजमा के देख लूं इस राणे पे। अरे ना गगन, मैंने थारी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन याक का भूत तमाई उतारूंगा। इतनी आसानी से इसने छोड़ दिया ना तो जिंदगी भर का मलाल रह जाओगा दिल में। ये लीजिए चाय जनाब। वैसे जनाब, आपने सब कुछ करके देखा, लेकिन ये राणे तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ अब्दुल मियाँ कि क्या किया जाए। घना ही बेशरम और मजबूत है साला, इतनी आसानी से तो ना टूटेगा। वैसे जनाब, आप तो इस मामले में उस्ताद हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक आइडिया पेश करूं आपके सामने। और उसके बाद अब्दुल ने एक बड़ा ही अनोखा तरीका भाटी को बताया, जिसे सुनकर भाटी के फेस पे स्माइल आ गई और उसने अब्दुल को शाबाशी दी। सुधीर राणे लॉकअप में था और भाटी के हाथों की मार खाकर बेसुध होकर सोया हुआ पड़ा था। उस वक्त भाटी और अब्दुल ने एक बैग के अंदर 2 चूहे बंद करके उस बैग को सुधीर राणे के हाथ पर बांध दिया। चूहे बैग से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन सुधीर राणे के हाथ को अच्छी तरह से काट सकते थे। और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में वो लॉकअप राणे के चीखने की आवाजों से गूंजने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। ये मुझे खा जाएंगे, ये जंगली चूहे, ये चूहे, बचाओ बचाओ। अरे क्या होगा भाई, तू तो किसी चीज से ना डरता ना, अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं सब बताएगा, मैं सब बताएगा, बस छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ये बाया ना लेन पे साड़ी हरी मोटी चमड़ी उधड़ गई, ये तो पता था मने, पर टाइम घना लगा दिया तने। आराम तक सो जा, कल सवेरे का इंतजार कर, मैं आऊंगा थारा बयान लेने। अरे बेटे, सब कुछ साफ साफ ना बताया ना तो खैर ना थारी। अगन, इतना परमिशन दे रहा हूं, रे तू भी हाथ साफ कर ले इसके ऊपर। जी सर जी। पुलिस स्टेशन से फ्री होकर भाटी सीधे अपने घर पहुंचा। सुमित्रा देवी उसका इंतजार कर रही थी। खरम, आजा बेटा, खाना खा ले। जब ते मुंबई ते आया से तब ते अपनी माँ के पास भी ना बैठा। ऐसी बात ना है माँ, यो केस इतना बड़ा से क्या करूं, सारा दिन इसी में निकल जावे। एक बात पूछूं बेटा? हाँ हाँ माँ, पूछना। तने मारता परमिशन लेने की जरूरत ना से। मन्ने पता है बेटा, नैना तन्ने पसंद करे से, और शायद तू भी उसने चाहने लगा था, लेकिन अब सपना वो भी तेरी जिंदगी में लौट आई से। अब क्या करेगा तू बेटा? देख माँ, सपना अब किसी और की घरवाली से है, उस पर हमारा कोई हक ना बनता। तो फिर क्यों बावड़ों की तरह ढूंढता फिर रहा से उसने? ढूंढ तो लिया समझने उसने, और माँ मैं उसने उसकी जेल से बाहर लाना चाहूं। मैं जानना चाहूं कि वो मुंबई में क्या कर रही है, क्यों वापस ना आई वो। मैं उसने उसकी जिंदगी में खुश देखना चाहूं माँ। तेरे जैसा बेटा पैदा करने पे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया छोरे। तू एक ईमानदार पुलिस वाला होने के साथ साथ एक भला और सच्चा इंसान भी से। अरे मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ। अरे कुछ ना माँ, रही बात सपना की, तो एक बार उसने बचा ना सका, लेकिन इस बार अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करूंगा। मन्ने तेरे पे पूरा भरोसा है करम, तू कभी कोई गलत काम ना कर सकता। अगली सुबह भाटी जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सीधे सुधीर राणे के पास पहुंचा, और इस बार सुधीर राणे की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था।
अरे भाई क्या सोचा, सच बोलेगा कि और जानवर लेकर आऊं थार ले? नहीं नहीं, मैं सब बताता हूँ, मैं सब सच सच बताता हूँ। ठीक से, फिर देर किस बात की, बकना शुरू कर। मैं नाइम उस्मानी के लिए काम करता हूँ सर। नाइम लड़कियों को बाहर सप्लाई करता, मतलब कंट्री से बाहर। और उससे पहले उन लड़कियों के साथ क्या करते हो तुम लोग? विदेश भेजने से पहले लगभग हर लड़की पहले यहाँ पे जतिन मात्रे के पास जाती है। जो उसे अच्छी लगती है उसके साथ वो जैसी मर्जी वैसा करता है। और क्या है? अरे जल्दी जल्दी बोल। और इन लड़कियों को वो इंडिया में भी बड़े बड़े क्लाइंट को सप्लाई करता है, लेकिन कुंवारी लड़की का ज्यादा पैसा मिलता है। तो तुम लोग उनकी सर्जरी करा के उनको फिर से कुंवारा बना देते हो हैं? जी साहब। कौन सा डॉक्टर करता है यो काम? मैंने नाम बता। आई शपथ सर, मेरे को वो नहीं मालूम। मैं तो सप्लाई करने का काम करता है। मुंबई का रहने वाला है मैं साहब, पर इधर मात्र के काम के लिए कुछ टाइम से मैं दिल्ली आ रहा है। ये बात तो लड़कियों की सर्जरी करने में जो डॉक्टर शामिल है उसके बारे में कौन बोलेगा? वो उस्मानी साहब, उसको मालूम होगा कि ये सब कौन करता है। क्योंकि मुंबई से उठाई लड़की सबसे पहले उसके अड्डे पे जाती है साहब। इधर है उस्मानी का अड्डा? वो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे। मैं आपको एड्रेस देता साहब, लेकिन आप नाइम भाई को बोलने का नहीं साहब, नहीं तो वो मेरे को जान से मार देगा। ना मार पाओगा। ऐसा क्यों? देख अब तू यहाँ से तो बाहर जाने वाला है ना, और यहाँ आकर तना कोई गोली मार सके ना, इतनी हिम्मत तो किसी में कौन नहीं भाई। लेकिन मैं सब सच बताया साहब। आप मेरे को छोड़ देंगे ऐसा बोला था आपने। बावड़ी गेंड, एक नंबर का चूतिया सा तो साले। अरे पुलिस साला किसी के ना होता है, उनका काम सिर्फ थारे जैसे रामखोरों की बुद्धि ठिकान लगाना वो है, समझा? छोड़ देंगे चूत साले। भाटी ने सुधीर राणे से सच उगलवा लिया था। अब अगली बारी नईम उस्मानी की थी। भाटी ने नईम को रंगे हाथों पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। नईम का अड्डा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास एक गांव में था। सुधीर राणे ने बताया था कि जतिन म्हात्रे के सपोर्ट और पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से नईम के अड्डे तक पहुंचना आसान नहीं था, और इसके लिए नैना का नईम से मिलना जरूरी था, ताकि नईम नैना को अपना शिकार समझकर उसे वहां तक ले जाए। इसके लिए भाटी ने नैना को पुलिस स्टेशन बुलाया। देख नैना, ये मिशन थोड़ा खतरनाक लगा है। तने केस से भी करके उस्मानी के अड्डे में एंट्री मारनी होगी। लेकिन मैं उस्मानी तक पहुंचूंगी कैसे? हमारे खबरियों से पता चला है कि वो उस्मानी को इत्र का बड़ा शौक है, नए नए इत्र खरीदता रहता है, तो तू इत्र बेचने वाली बन के इस तक पहुंच सके है। वाओ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। इत्र बेचने वाली? तो फिर ठीक है, आप कर दीजिए 4-5 बोतल इत्र का इंतजाम, और इसके अड्डे तक पहुंचने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। अगले दिन नैना एक इत्र बनाने वाली कंपनी की एम्प्लॉय बनकर उस्मानी के बंगलों के पास पहुंची। उसने बंगलों के गार्ड से एक फेमस इत्र कंपनी रूहान की सेल्स गर्ल बनकर बात की, और गार्ड से कहा कि वो नईम उस्मानी से मिलना चाहती है। गार्ड ने इस बात की जानकारी नईम तक पहुंचाई तो नईम ने नैना को अंदर आने की परमिशन दी। आइए आइए मोहतरमा, तो आप हमारे लिए इत्र लेकर आई हैं? जी, मेरा नाम शालिनी सरकार है और मैं रूहान कंपनी की सेल्स गर्ल हूँ। आप हमारी कंपनी के काफी पुराने कस्टमर हैं, तो आपके लिए एक खास प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। अरे आपने तो एक ही सांस में सारी बात कह डाली। जरा सब्र से काम लीजिए, मैं आपके साथ तसल्ली से बात करूंगा। हाँ? वो मुझे लगा सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास वक्त की कमी रहती होगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कर रही थी। वो क्या है ना, खूबसूरत लड़कियों से हम जरा फुर्सत में बात करना पसंद करते हैं, और आप तो माशाअल्लाह अपने साथ हुस्न और इत्र दोनों ही लेकर आई हैं, तो आपसे मुलाकात तो वैसे भी खास होने वाली है हमारी। जी सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ? शौक से, लेकिन उससे पहले जरा अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे उम्र क्या है आपकी? आपका निकाह हुआ है या नहीं? जी नहीं, मेरा मतलब अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं 24 साल की हूँ।
अरे वाह, क्या बात है। कोई बॉयफ्रेंड तो रहा होगा ना? मेरा मतलब है आजकल ऐसा होना तो आम बात है। जी नहीं सर, लेकिन ये बहुत पर्सनल चीज है। आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे आपको कहा ना, हुस्न की कद्र करते हैं हम, बस इसीलिए जानना चाहते थे। चलिए दिखाइए, कौन सा खास इत्र लेकर आई हैं आप हमारे लिए। नैना ने अपने बैग से इत्र की बोतल निकाली और नईम की तरफ बढ़ा दी। तभी नईम के पास एक कॉल आया और उसने नैना की तरफ शक भरी नजरों से देखा। नैना उस्मानी के पास तक तो पहुंच गई थी, लेकिन उस्मानी कोई आम अपराधी नहीं था। वो बेहद खतरनाक आदमी था। नैना के साथ क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा नैना को था, लेकिन इस मिशन में नैना ने पीछे हटने के बजाय उन लाखों लड़कियों की जान बचाने के बारे में सोचा जो इस वक्त नईम उस्मानी जैसे राक्षस के कब्जे में थी। नईम ने जब नैना की तरफ शक भरी नजरों से देखा तो नैना एक बार के लिए चौंक गई। वैसे आपने कहा कि आप रूहाना इत्र कंपनी से हैं, लेकिन वहां तो कोई शालिनी सरकार काम नहीं करती। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए शायद आपको पता ना हो। हाँ, हो सकता है ना। हम भी बेवजह आपके जैसी खूबसूरत लड़की पर शक कर रहे हैं। लाइए, आपका इत्र दिखाइए। ये देखिए सर, ये खास जैसे आपने अपने शरीर पर हजारों गुलाब लगा लिए हों। वाकई कमाल की खुशबू है इसके अंदर, ये हमें पसंद आया। नैना नईम को अपने इत्र के बारे में बता रही थी और उधर नैना की खूबसूरती देखकर नईम ने ये तय कर लिया था कि वो उसके साथ भी वही करेगा जो वो अब तक लड़कियों के साथ करता आया था। नईम ने आंखों ही आंखों में अपने नौकर को इशारा किया। नैना इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सुधीर राणे ने काफी हद तक नईम का काम करने का तरीका भी बता दिया था, लेकिन नैना का मिशन नईम के अड्डे तक पहुंचना था और इसके लिए वो भी रिस्क लेने को तैयार थी। ठीक उसी वक्त नईम का नौकर एक रंगीन शरबत लेकर नैना के पास आया। ये लीजिए, हमारे यहाँ का खास शरबत। नहीं सर, इसकी क्या जरूरत थी? I mean, ये सब जरूरत नहीं, अरे इसे हमारे यहाँ मेहमान नवाजी कहते हैं। अब इतना तो बनता है ना। नैना ने शरबत का वो गिलास उठाकर पी लिया। वो जानती थी कि इस गिलास में नींद की गोली या बेहोशी की दवा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि राणे ने पुलिस को बताया था कि इस तरह नईम लड़कियों को अपने अड्डे पे ले जाता है। रंगीन शरबत का मतलब ही यही था कि नईम के लिए वो लड़की उसके अड्डे पे जाने वाला शिकार थी। लेकिन राणे ने यह भी बताया था कि नईम कभी भी खुद लड़कियों के साथ गलत नहीं करता था, इसलिए नैना इस बात से पूरी तरह सेफ थी। उसके शरबत को पीते वक्त एक बार के लिए नैना के हाथ कांप गए, लेकिन अगर वो शरबत नहीं पीती तो नईम को उस पर शक हो सकता था। उसके बाद जब नैना की आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। कोई है? कहाँ हूँ मैं? हेल्प! हेल्प! क्यों चिल्ला रही है रे? मैं हूं ना इधर, तेरी केयरटेकर। सर आप ये सब क्या है सर? मैं तो आपके पास इत्र लेके आई थी। मैं यहाँ, मुझे बचा लीजिए सर। अरे एक मिनट, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम महफूज हो। शबनम, क्यों डराया रे तूने इनको? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? शबनम तू बाहर जा, इसे हम खुद सारी बात समझाएंगे। जी सर। देखो शालिनी, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ भी हो तुम्हें कोई खतरा नहीं है और तुम्हें यहाँ हम लेकर आए हैं। लेकिन क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? तुम ये सेल्स गर्ल का काम करके कितना कमा लेती हो? 30,000 मंथली। और हम तुम्हें एक दिन के इतने पैसे दिलवाएं तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से तुम हमारी एम्प्लॉय हो
और तुम्हें वही करना है जो हम कहते हैं। तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन हाँ, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। आज से नईम उस्मानी का अड्डा ही तुम्हारा घर है और उसका हुक्म तुम्हारी जिम्मेदारी। इतना कहकर नईम वहां से चला गया। नैना को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां नैना की मुलाकात कई लड़कियों से हुई। इन लड़कियों को अलग अलग जगह से और अलग अलग तरीके से किडनैप किया गया था और उन्हें जबरन में वो सब करने के लिए तैयार किया जा रहा था जो कोई भी लड़की करना नहीं चाहती। नैना उन लड़कियों की हालत देखकर बहुत दुखी थी। अब उसे मौका देखकर अपने कपड़ों में छुपे एक माइक्रो डिवाइस से भाटी तक अपनी लोकेशन भेजनी थी। नैना ने वॉशरूम जाने का बहाना किया और भाटी तक अपनी लोकेशन और बाकी की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके कपड़ों में वो माइक्रो डिवाइस नहीं थी। व्हाट? ये क्या? वो डिवाइस कहाँ गई? अब मैं भाटी सर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगी? वो डिवाइस कहीं गिर गई तो? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो गिर नहीं सकती। फिर कहाँ गई? क्या कर रही है इतनी देर से बाथरूम में? बाहर आ। आती हूँ। 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, अभी के अभी आ। समझी नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। भागने के बारे में सोचना भी मत, समझी? भाग नहीं रही हूँ, वो मेरी ड्रेस का जिप पटक गया था, उसे ठीक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी बाहर आ। अब क्या होगा? मैं अपनी टीम तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचाऊंगी? ओह गॉड, कुछ सोच नैना, कुछ सोच। ए निकलना बाहर। क्या हुआ है? तेरे को पता नहीं इतनी देर वॉशरूम में रहना अलाउड नहीं है? भागने का सोच रही थी ना तू? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अभी नईम साहब ने बुलाया है तेरे को, चल मेरे साथ। शबनम नैना को नईम के कमरे में लेकर पहुंची। नईम नैना को देखकर स्माइल कर रहा था। नैना को किसी आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो चुप थी। उसने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। नईम ने नैना की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक बेहद गंदा सवाल उससे किया। किसी के साथ हम बिस्तर हुई हो? जी? क्या मतलब? हम भी ना भूल जाते हैं, हमारा ये उर्दू वाला अंदाज सबकी समझ में नहीं आता। शबनम, तू समझा रहे इसको? किसी के साथ सेक्स वेक्स किया है कभी? ये क्या घटिया सवाल है? क्यों पूछ रहे हो आप लोग मुझसे ये सब? देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ मैं आपसे। फिर वही जाने दीजिए। अरे जाने देंगे ना, लेकिन पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शबनम, इसको चेक करवाओ। वैसे हमें इस पे भरोसा है, ये सच ही बोल रही होगी और इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो वो दुबई वाले क्लाइंट के लिए रेडी कर इसको। ऐसा हुस्न शेखों की खास पसंद होता है। कौन शेख? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हैं आप लोग? शबनम, लेके जा रहे इसको और समझा कौन सर्जरी, कौन सा शेख। हमें और भी लड़कियों को देखना है। चल मेरे साथ, चल, मैं बताती हूँ तेरे को। इसके बाद शबनम नैना को एक रूम में लेकर गई, जहां एक मेल डॉक्टर कुछ लड़कियों के साथ कोई मेडिकल प्रोसीजर करने की तैयारी कर रहा था। शबनम ने नैना को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। इनकी भी सर्जरी होनी है क्या? नहीं, ये बोल रही है ये कुंवारी है। तो फिर यहाँ क्यों लेकर आई हो इनको? जांच करने के लिए कि ये सच बोल रही है या नहीं। क्या हो रहा है ये सब? क्या करना चाहते हैं आप लोग? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उन लड़कियों को फिर से वर्जिन बनाता हूँ जो वर्जिन नहीं है, ताकि नईम सर उनके लिए बार बार महंगे क्लाइंट खरीद सके। कुछ 2-4 बार के बाद सर्जरी असर नहीं करती, लेकिन तब तक पैसा बहुत मिल जाता है। नैना ये बात सुनकर बेहद हैरान रह गई थी और बुरी तरह से डर भी गई थी।
उसके पास अपनी टीम से कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही उन लोगों के चंगुल से बच निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। डॉक्टर संजय ने जैसे ही नैना को वर्जिनिटी टेस्ट करने की बात कही, वैसे एक दूसरी लड़की वहां आई। एक मिनट डॉक्टर साहब, पहले आप इसका सर्जरी कर दो। ये तो वैसे भी बोल रही है ना, कुछ नहीं किया इसने। चेक करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। नैना ने मन ही मन राहत की सांस ली। भले ही वो नईम के लोगों के सामने डरने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो पुलिस की अंडरकवर एजेंट थी। वो अब भी वहां से बच निकलने के मौके की तलाश में थी। उधर जब भाटी के पास नैना का कोई मैसेज या अपडेट नहीं पहुंचा तो भाटी की घबराहट बढ़ने लगी। इधर पुलिस की टीम ने डॉक्टर संजय के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन डॉक्टर संजय को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो उस वक्त अपने क्लिनिक पे ना होकर नईम उस्मानी के अड्डे पे था। एएसपी कजबजे ने इस केस के बारे में पता करने के लिए भाटी को कॉल किया। क्या चल रहा है भाटी? क्या अपडेट है? अरे कुछ ना यार खाज बजे, यू नैना ना उस्मानी के अड्डे पे गई थी। उसको गया पूरा 1 दिन और 1 रात हो चुकी है, लेकिन उसकी तरफ से कोई मैसेज ही ना आया। मेरे को लगता है भाटी अब तुझे नैना के मैसेज का इंतजार नहीं करना चाहिए और सीधा उस नईम के अड्डे पर ना हमला बोल देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो लोग नैना को किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे। मुझे लगता है वो जरूर किसी खतरे में है भाटी। भाटी और अर्जुन ने मिलकर जतिन म्हात्रे को पकड़ लिया था और सपना को भी म्हात्रे के कब्जे से निकाला जा चुका था। अर्जुन इस मिशन को पूरा करके मुंबई वापस लौट चुका था। भाटी को पता चला था कि सपना की 9 साल की बेटी भी नईम उस्मानी के कब्जे में थी। भाटी को जब नैना की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। अर्जुन ने भी भाटी से कहा कि शायद नैना किसी खतरे में हो सकती थी, इसलिए उसे अब बिना देर किए नैना तक पहुंच जाना चाहिए। इधर भाटी ने अब बिना देर किए नईम उस्मानी के अड्डे पर धावा बोलने की तैयारी कर ली थी। सर, हमें पुलिस फोर्स की जरूरत होगी। नईम उस्मानी के अड्डे पर रेड डालना कोई आसान काम ना होगा। यस, यू आर राइट। देखो भाटी, आई नो तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, लेकिन ध्यान रहे इस मिशन में किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटना चाहिए। वो उस्मानी इतना बड़ा अपराधी है और आपको प्रोटोकॉल की चिंता हो रही है सर जी? हम पुलिस वाले हैं भाटी। मैं पहले भी कई बार तुम्हें कह चुका हूं, हमें अपने ऊपर से आने वाले ऑर्डर मानने पड़ते हैं, नहीं तो बहनचोद कोई ना कोई आला अफसर हमारे लिए ट्रांसफर के ऑर्डर तैयार करवा देगा। यो आला अफसर ना 1.5 नंबर के चूतिया हुए हैं सर जी। अरे इनको अपराधी को ना पकड़ना होता, बस प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। भाटी, सीनियर हूं मैं तुम्हारा, और ये तुम कैसे बात कर रहे हो? अपने सीनियर के सामने गाली दे के बात करते हो तुम? सॉरी सर जी, वो आपके मुंह तक गाली सुन के हमारी भी मुंह से निकल गई। ओके, वो सब छोड़ो, ये बताओ ये नैना प्रताप सिंह ने अभी तक कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया वहां से? उसे माइक्रो डिवाइस दी गई थी ना? जी सर जी, मैंने भी उसी बात की चिंता हो रही है सर जी, और इसलिए बिना देरी किए मैं उस्मानी के अड्डे पे जाना है। ठीक है, मैं कुछ फोर्स तुम्हें अपने साथ ले जाने की परमिशन देता हूं भाटी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मिशन जितना सीक्रेट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही इस मिशन की खबर बाहर तक आएगी पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो जाएगा और फिर शायद हम उन लड़कियों को कभी बचा ना पाएं। जी सर जी, समझ गया। यो मिशन सीक्रेट भी रहेगा और कामयाब भी। बाटी जान दे देगा अपनी, लेकिन अब एक और छोरी ने उस जतिन म्हात्रे और उस्मानी के शिकार न बढ़ने देगा। जय हिंद सर जी। एक तरफ जहां भाटी अपनी पुलिस फोर्स के साथ नईम उस्मानी के अड्डे पर धावा बोलने की तैयारी में था, वहीं दूसरी तरफ नैना इस वक्त नईम के अड्डे से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन जुटाने में लगी हुई थी, ताकि वक्त आने पर वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सके। नैना को अब तक उस डॉक्टर के बारे में पता चल गया था जो नईम के साथ शामिल था। नैना को जिस कमरे में रखा गया था वहां उसके साथ और भी लड़कियां थी।
नैना की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद उदास आंखों से एकटक कमरे की दीवार को देखे जा रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम कृष्णा शेट्टी है। तुम यहाँ कैसे आई कृष्णा? किडनैप किया ये लोग मेरा और मेरे को इधर लेकर आया। पिछले 6 महीने में 600 से ज्यादा लोगों के पास बेच चुके हैं। 4 बार से ज्यादा वर्जिनिटी की सर्जरी हो चुकी है। अभी क्या बचा है मेरी लाइफ में? मैं समझ सकती हूँ कृष्णा। तुम इधर आई हो ना, अब देखना ये लोग तुम्हारे साथ कैसा करते हैं। इधर आने के बाद कोई भी लड़की ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती। नहीं कृष्णा, मैं अपने आप को और तुम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कृष्णा नाम की वो लड़की नैना को आंखें फाड़ कर देख रही थी और नैना अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। नैना ने इस अड्डे का अच्छी तरह से मुआयना कर लिया था। उसे पता चल चुका था कि नईम अक्सर रात के वक्त अपने कमरे में ही रहता है। गेट पे 3-4 गार्ड रहते थे और शबनम को जल्दी सो जाने की आदत थी। नैना ने उस अड्डे के पीछे हिस्से के एक दरवाजे पर लगे ताले की चाबी की भी पता लगा लिया था। ये चाबी शबनम के दुपट्टे के छोर से बंधी रहती थी। जैसे ही शबनम गहरी नींद में सोई, नैना ने उसके कमरे में कदम रखा। इस काम में कृष्णा उसका साथ दे रही थी। नैना, तुम चाबी लेकर आओ, मैं बाहर देखती हूँ। ठीक है, कोई आए तो मुझे इशारा करना। ध्यान से नैना, ये औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है। नैना अपने काम में सक्सेसफुल हो चुकी थी। उसने शबनम के पास से वो चाबी ले ली थी जिसके रास्ते वो वहां से निकल सकती थी। नैना ने कृष्णा की तरफ देखा और फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया। देखो कृष्णा, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं सबको यहाँ से नहीं निकाल सकती। मेरा यहाँ से बाहर जाना बहुत जरूरी है, तभी कुछ किया जा सकता है। मैं तेरे पे भरोसा करती है नैना, तू जा और जल्दी पुलिस को ये सब बता दे। ठीक है, अभी तुम अपने रूम में जाओ। गलती से भी किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नैना आखिर जो करना चाहती थी वो उसने कर ही लिया। वो चाबी लेकर वो अड्डे के पीछे रास्ते की तरफ दबे पांव बढ़ रही थी। नैना बस एक बार वहां से निकलकर पुलिस तक पहुंच जाना चाहती थी। नैना नहीं जानती थी कि भाटी वहां आने की तैयारी कर चुका था। उसे लग रहा था उसका कोई मैसेज ना मिलने की वजह से पुलिस तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई थी और ऐसी सिचुएशन में उसे वहां से बाहर जाना चाहिए था। नैना ने कांपते हाथों से उस दरवाजे के ताले को खोला। उसके माथे पर इस वक्त पसीने की बूंदें छलक आई थी। मुझे जल्दी से भाटी सर तक पहुंचना होगा। इन लड़कियों को बचाना बहुत जरूरी है। क्या लगा रे तेरे को? हाँ, उस्मानी के चंगुल से बचकर भाग जाएगी तू? शालिनी शंकर, माफ कीजिएगा, अंडर कवर एजेंट नैना प्रताप सिंह। क्या लगा रे तेरे को? मुझे पता नहीं है कि तू कौन है। तू मेरे इलाके में अपनी मर्जी से आई है, लेकिन यहाँ से जहाँ भी जाएगी मेरी मर्जी से जाएगी। नैना प्रताप सिंह? क्या लगा रे तेरे को? उस्मानी के भेजे में भूसा भरा है? हाँ, अरे तेरे को शायद पता नहीं, तेरे अंडर कवर एजेंट होने का पता हमें चल गया था जब तू रोहन कंपनी की सेल्स गर्ल बनकर इत्र बेचने आई थी। हम तो बस तेरी कोई हरकत करने का इंतजार कर रहे थे ताकि तू कुछ करे और हम तुझे रंगे हाथों पकड़ सकें। वो मैं? तुम बचोगे नहीं उस्मानी। भाटी सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ए शबनम, इधर आ जरा। हाँ, बहुत अकड़ भरी है इस नैना प्रताप सिंह में। इसकी अकल जरा ठिकाने लगा। और सुन, दुबई का महंगे से महंगा क्लाइंट ढूंढ के ला इसके लिए। जी सर। इसका सौदा तो हम ऐसी जगह करेंगे ना जहाँ इसे जीते जी जन्नत मिलेगी। और ढूंढ कोई ऐसा शेख जिसके लिए औरत सिर्फ बिस्तर गर्म करने की चीज हो। जब दिन में 4-4 बार इसकी टांगों के बीच घुसेगा ना, तब मालूम चलेगा इसको उस्मानी से दुश्मनी लेने का मतलब क्या होता है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता उस्मानी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सुना तुमने? चल, अभी बहुत हुआ तेरा। और सुन, अभी तेरा इंडिया में रहने का टाइम खत्म। अभी तेरे को दुबई जाना है, समझी? तू उधर दुबई जाएगी और हम लोग इधर जश्न मनाएंगे।
अच्छा पैसा मिलेगा रे तेरे जैसे हीरोइन का। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए शबनम, तुझे पता है ना हमें शोर पसंद नहीं है। अरे इंजेक्शन दे इसको और बंद कर दे इसके कमरे में। जी सर। चल। नैना के साथ जो हुआ था उसकी खबर भाटी को नहीं थी। वो दिल्ली पुलिस स्टेशन से अपनी पूरी फोर्स के साथ नईम उस्मानी के अड्डे के लिए निकल गया था, लेकिन नैना की चिंता उसके दिल में लगातार चल रही थी। उधर नईम उस्मानी नैना के साथ जो करने जा रहा था वो बेहद खतरनाक प्लान था। नैना को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस्मानी इस वक्त गुस्से से आग बबूला था। शबनम उस्मानी के सामने खड़ी थी। शबनम, ये पुलिस वाली अब बचनी नहीं चाहिए। जाके रफीक को बुला के ला। रफीक को क्यों साहब? मुझे बताइए ना क्या हुक्म है। अपना दिमाग मत चला समझी। हमने कहा ना देवा को बुला, मतलब बुला। गुस्ताखी माफ साहब, अभी बुलाती हूँ। कुछ देर के बाद नैम का एक खास आदमी रफीक उसके सामने आया। रफीक दिखने में जितना खतरनाक था उसके काम भी उतने ही खतरनाक हुआ करते थे। सलाम नाइम भाई, आपने याद किया मेरे को? रफीक, तेरे को मालूम है ना उस पुलिस वाली के बारे में? जी भाई बोलो ना, अभी क्या करना है लौंडिया का? आप बोलो तो अभी उसका गला काट के फेंकवा देता हूँ। साला पूरी दिल्ली का पुलिस नक्को पता कर पाएगी कि उनकी ये अंडर कवर एजेंट किधर को गई। अरे इतनी आसान मौत देगा तू उसको? हाँ, अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, पर मेरे को लगा कि अभी जो लड़की लोग अपने काम की नहीं होती उनके साथ अपन लोग यही करते हैं ना, मतलब जरूरत खत्म तो सीधे नहर में। जानते हैं हम, और उन यूजलेस लड़कियों का किया भी क्या जा सकता है। फेंकेंगे तो हम भी इस नैना प्रताप सिंह को भी रफीक, लेकिन इसका थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे ऑर्डर करने का भाई, क्या इस्तेमाल करना है जनाब? अरे आप कहें तो एक साथ 4 आदमी लगवा दो उसके ऊपर। 4 एक साथ नहीं, लेकिन ढूंढ इसके लिए कोई ऐसा कस्टमर जो दिन में 4 बार इसे जन्नत दिखाए। अरे ढूंढने की जरूरत न को, वो है ना अपना दुबई वाला सेठ, इसको साला हमेशा नए माल का जरूरत रहता है, और ये माल तो नया भी है और दम भी बहुत है इसमें। ठीक है, कल दोपहर ये लड़की इंडिया से दुबई के लिए रुखसत हो जानी चाहिए। और हाँ, आज ही बात कर और एडवांस पेमेंट ले ले उस शेख से। कह देना एकदम कड़क और ताकतवर माल है, मजा आएगा उसको। अरे भाई आपने बोल दिया, समझो हो गया। मैं अभी इसका सौदा तय कर देता हूँ और इसको भिजवा देता हूँ सीधे दुबई। और वैसे भी हमें कौन सी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है। करम सिंह भाटी बहुत अक्लमंद समझता है ना अपने आप को। अब देखता हूँ क्या करेगा तू। बचा सकता है तो बचा अपनी इस एजेंट को। वैसे भाई, ये करम सिंह भाटी का एक नहीं बल्कि 2 कीमती चीज है आपके कब्जे में। एक ये लड़की और दूसरी। कुछ नहीं बोलना, दीवारों के भी कान होते हैं रफीक। नईम उस्मानी को अभी तक महात्रे के अरेस्ट होने की खबर पता नहीं चली थी, क्योंकि महात्रे की गिरफ्तारी को भी काफी सीक्रेट रखा गया था ताकि उससे जुड़े सब लोगों को आसानी से पकड़ा जा सके। नईम उस्मानी ये भी नहीं जानता था कि अब तक भाटी को इस बात का पता चल चुका था कि सपना की बेटी उसके कब्जे में थी। नईम ने नैना को दुबई भेजने का पूरा प्लान कर लिया था, लेकिन तब तक भाटी अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से नईम के अड्डे के आसपास अपना डेरा डाल चुका था। रात का वक्त था और भाटी की टीम उस्मानी के अड्डे के चारों तरफ अपना डेरा जमा चुकी थी। गगन तने याद से ना किस तरह अंदर घुसना है। छोरियों का मामला से तने थोड़ी ज्यादा होशियारी दिखानी पड़ेगी। जी सर जी, आप चिंता ना करिए, आज उस्मानी यहाँ से बच के नहीं जा सकता। वरना पकड़ना भी सह और नैना ने भी बचाना है, ठीक? जनाब, वो सपना की बेटी, उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी अगर नईम को पता चल गया कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए भी इस काम में सावधानी बरता जाना बहुत जरूरी है। अरे तो सही बोले अब्दुल। अब तुम लोग एक काम करो, यहीं रुक के हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। लेकिन सर जी, आप कहाँ चल दिए? मैं अंदर जाऊंगा गगन, और पुलिस के लिए रास्ता खाली करूंगा। लेकिन जनाब, आपका अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है।
ये लोग बहुत ज्यादा हैं और खतरनाक भी। अब्दुल ठीक कह रहा है सर जी, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पुलिस वालों की एक एक सांस रिस्क के सहारे चला है गगन। अगर इस तरह डर गए तब फिर लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ मैं भी चलती हूँ। इस मिशन पर इंस्पेक्टर गगन कदम कदम पर आपके साथ रहेगी। लेकिन मैं तो न किसी खतरे में न डाल सकता गगन। अभी मना कहला जान दे, हमारे सारे का इंतजार कर, और तब तक अब्दुल यहीं रुकेगा। अभी तो आपने कहा था पुलिस वालों की हर एक सांस रिस्क से कम नहीं है। अगर आप शेर जैसा कलेजा रखते हैं सर जी, तो गगन भी शेरनी से कम नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगी। ये बात से तो फिर ठीक से गगन। देख, मैंने साफ साफ दिख रहा है, इधर आगे वाले दरवाजे पे 4 मुस्टंडे हैं और पीछे वाले दरवाजे पे भी तय होंगे। तो एक काम करिए, पीछे के रास्ते पे हमारा बोल दे, आगे मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर जी। लेकिन ध्यान रखिए गगन, सारा काम साइलेंट मोड में होना चाहिए, नहीं तो ये उस्मानी छोरिया ने नुकसान पहुंचाने में जरा भी ना हिचकिचाएगा। और इस तरह से भाटी की टीम ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। गगन पीछे के रास्ते से और भाटी आगे के रास्ते से दबे पांव उस्मानी के अड्डे में दाखिल होने की तैयारी में थे। दोनों ने बड़ी ही सफाई से एक एक करके उस्मानी के बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू किया। ये काम वो दोनों इतनी सफाई से कर रहे थे कि अड्डे के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को इसकी खबर तक नहीं लग रही थी। चोरिया ने बेचेगा थारी तो गगन का जलवा तूने अभी नहीं देखा। जितनी लाउड हूं ना, उतनी साइलेंटली तुझे वायुगुरु के पास भी पहुंचा सकती है गगन। तेरी तो गगन और भाटी ने आगे और पीछे के रास्ते पर मौजूद लगभग सभी लोगों का खात्मा कर दिया था। गगन अपना काम खत्म करके भाटी के पास आई। रास्ता साफ है सर जी, अब आराम से अंदर जाया जा सकता है। ठीक से गगन, अब तू फुर्ती ते जा और अब्दुल ने बोल कि अपनी टीम न लेके अंदर घुसने की तैयारी करे। जैसे ही गगन और भाटी ने अपनी कमांडो टीम को अंदर बुलाने के बारे में सोचा, वैसे ही उस्मानी के अड्डे के अंदर से फायरिंग हुई। खिड़की का कांच टूटा और एक गोली सीधे गगन के हाथ को छूते हुए निकल गई। गगन का हाथ घायल हो गया, उसके हाथ से खून बह रहा था। इससे पहले कि गगन और भाटी कुछ समझ पाते, उस्मानी के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात शुरू कर दी। सर जी आप जाइए, कुछ कीजिए। तू ठीक से गगन, थारे हाथ पे तो चोट लगी, तो कुछ सेफ जगह जाके छुप जा। इन लोगों ने तो मैं संभाल लूंगा। नहीं सर जी, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो जंग के मैदान में लगती ही रहेंगी। मैं इसके ऊपर रुमाल बांध लेती हूँ, हल्का सा खून बह रहा है, रुक जाएगा। आप टीम को बैक फायरिंग का ऑर्डर कीजिए सर जी, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। हेलो हेलो हेलो, अल्फा 1 2 3 1 2 3 फायर, टेक एक्शन। भाटी का बस ये कहना था कि दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी। भाटी गगन को लेकर पीछे के रास्ते तक पहुंचा। अभी तक भाटी और गगन दोनों उस्मानी के आदमियों की नजर से बचे हुए थे। जैसे ही वो पिछले रास्ते पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा लॉक था और अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अरे इधर तो कोई भी कौन है, हम आराम से अंदर जा सकते हैं अगर अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। ठीक कहते हैं सर जी, मुझे लगता है इस वक्त उस्मानी की पूरी फौज फायरिंग करने में बिजी है। लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा सर जी। तभी भाटी की नजर उस बिल्डिंग से सटे हुए एक पेड़ पड़ गई, जिसकी हाइट बिल्डिंग की छत तक थी। भाटी ने उस पेड़ की तरफ देखा और गगन सारा किस्सा समझ गई।
कि भाटी क्या करना चाहता था। मुझे पता है सर जी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पाइप पर चढ़ना नहीं आता। कोई बात ना गगन, तुम्हारा ये इंतजार कर, मैं अंदर जाके दरवाजा खोल दूंगा। और फिर पलक झपकते ही भाटी उस पेड़ के सहारे उस्मानी की बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। सारा काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। फायरिंग अब कम हो रही थी क्योंकि पुलिस की टीम को अंदर जाने का रास्ता मिल गया था। भाटी ने अंदर उस दरवाजे को खोल दिया था और पुलिस के कमांडोज की एक टीम बिल्डिंग के अंदर जा पहुंची थी। उधर उस्मानी अपने आप को बचाने की तैयारी में था। अरे उस्मानी, अब थारे पास बचने का कोई रास्ता ना बचा। चुपचाप अपना बिलते बाहर निकल जा रहे, नहीं तो जानते हाथ धोना पड़ेगा, समझा? भाटी की वार्निंग देने के बाद भी उस्मानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भाटी की टीम ने बिल्डिंग के कोने कोने में उस्मानी को तलाशना शुरू कर दिया। तभी गगन एक कमरे से शबनम को घसीटकर सामने ले आई। हाथ में चोट लगे होने के बावजूद भी गगन की हिम्मत कम नहीं हुई थी। ये लीजिए सर जी, ये अलमारी के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। क्या नाम से तारा? और तारा वो बॉस किससे? कौन बॉस? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं किसी को नहीं जानती। तभी गगन ने एक जोरदार थप्पड़ शबनम के गाल पर मारा, जिसकी वजह से शबनम की चीख निकल गई। अगर कुछ नहीं जानती तो इतने खतरनाक आदमी के साथ जगराता करने आई है क्या? बोल, जल्दी बता, कहाँ है उस्मानी? गगन के हाथ का थप्पड़ पड़ते ही शबनम के मुंह से खून बहने लगा। वो डर से थर-थर कांप रही थी। उसने पुलिस को कहा कि वो उस्मानी के बारे में सब कुछ बताने को तैयार है। मैं बताती हूँ। वो लड़कियां और नईम साहब कहाँ? जैसे ही शबनम ने उस्मानी के बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही बंदूक की गोली उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। थारी तो छोरी का मुंह खोलने से पड़े उड़ा दी उसने। रे सामने आ उस्मानी। तभी भाटी को अपने ही सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। भाटी और गगन ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो सामने उस्मानी एक 8 साल की बच्ची को गन पॉइंट पे लेकर आ रहा था। उस्मानी के फेस पे इस वक्त जरा भी खौफ नहीं था। पहचाना इसे? देख गौर से इसका चेहरा। देखा? हाँ अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यो रे वो तेरी माशूका है ना सपना, उसकी बेटी है ये। हम भी क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाला है तू? अब तक तो तुझे पता चल गया होगा कि ये लड़की मेरे कब्जे में है। बच्चा छोड़ जा नाम, इस मासूम ने थारा क्या बिगाड़ा से? छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तू एसपी ये जगह छोड़ के निकल जा और अपने इन पुलिस वालों को बोल कि बंदूकें नीचे रखें। कोई भी फायर नहीं करेगा और ना ही हमारे किसी आदमी को मारेगा। ठीक से, लेकिन पाले तो इस छोरी ने मेरे पास भेज। नईम की बात पे भरोसा करना भाटी की सबसे बड़ी गलती थी। नईम ने सपना की बेटी, जिसका नाम राधिका था, उसके सर पे अभी भी बंदूक तानी हुई थी। भाटी को लग रहा था कि खुद को बचाने के लिए नईम राधिका को छोड़ देगा, लेकिन नईम ने बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश की। एसपी, आज अगर हम पकड़े गए ना तो कोई बात नहीं, इस बात का मलाल नहीं रहेगा हमें, लेकिन आज हम तुझे जिंदगी भर के लिए ऐसा मलाल देकर जाएंगे जो ना तुझे जीने देगा ना मरने देगा। इतना कहकर नईम ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने और राधिका की चीख से पूरी बिल्डिंग गूंज गई। भाटी ने अगले ही पल जब आंखें खोलकर देखा तो सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था।
नईम को गोली लग चुकी थी और नन्ही सी राधिका डर के मारे चीख रही थी। भाटी ने उस तरफ देखा जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। सामने अब्दुल था। अरे अब्दुल, तने गोली चलाई? जी जनाब, आज तक अपने अब्बा का बिजनेस नहीं कर पाया मैं, क्योंकि खून खराबे से डर लगता है। लेकिन जनाब, ये बात आज मेरे जहन में अच्छी तरह से उतर गई है कि अगर किसी मासूम की जान बचाने के लिए खून खराबा करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शाबाश अब्दुल, शाबाश। पर एक बात बता, ये जहन कौन सी जगह का नाम सर है? अरे सर, जहन मतलब ध्यान में। वैसा कुछ भी कहो अब्दुल मियाँ, आज लास्ट बॉल पर चौका मार दिया तूने। नईम उस्मानी की पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। भाटी सपना की बेटी राधिका को देखकर काफी इमोशनल हो गया था। एक रूम में जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया था, कुछ देर में भाटी और पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन भाटी को कहीं भी नैना नजर नहीं आ रही थी। जनाब, ये नैना कहीं नहीं है। हाँ सर जी, अब तो सारी लड़कियां मिल गई, लेकिन आखिर ये नैना कहाँ गई? मैं भी यही सोच रहा सुगन। उस्मानी का पूरा अड्डा खाली हो गया, लेकिन नैना प्रताप सिंह की कोई खबर ही कोनी। आखिर नैना गई तो गई कि तय। भाटी ने नईम और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। मिशन पूरा हो गया था। सपना राधिका को लेने मुंबई से दिल्ली आ गई थी। भाटी ने राधिका को अपने घर पर रखा हुआ था, लेकिन इस सब में नैना का गायब हो जाना एक बहुत बड़ी गुत्थी थी। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन नैना अब तक लापता थी। वो कहां थी कोई नहीं जानता था। भाटी की जिंदगी में सपना भले ही लौट आई थी, लेकिन नैना का इस तरह गायब हो जाना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। और फिर जब सपना भाटी के घर पहुंची तो सुमित्रा देवी ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। देख करम, सपना इब वापस लौट आई से, और इब तो उसके साथ उसकी बेटी भी से। इब किस बात का इंतजार से बेटा? तुम दोनों ब्याह क्यों नहीं कर लेते? नहीं माँ, जब तक नैना प्रताप सिंह का पता ना मिल जाता, भाटी अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ेगा। मारी चंद्रमुखी मणि से छोड़ के न जा सकती।